बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आई होप आप ठीक ठाक होंगे। आपको खुशामदीद कहते हैं सुबह से आगे में। आपका मंडे और वीकेंड का आगाज़ जो है, वीक का आगाज़ जो है वो बहुत अच्छा हुआ होगा, वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। इस उम्मीद के साथ अपने इस शो का आगाज़ करते हैं। वैसे मंडे है और मंडे को वैसी जो आपकी एनर्जीज़ होती है ना, काफ़ी डाउन होती हैं। वीकेंड के बाद दिल नहीं कर रहा होता ऑफिस जाने का, लेकिन कोई मसला नहीं है, फिर भी हम उठते हैं, रोज़ाना जाते हैं ऑफिस और अपने दिन का आगाज़ भी करते हैं, अपने वीक का आगाज़ भी करते हैं। तो इसी मोटिवेशन के साथ अपने वीक का आगाज़ करते हैं। और आगे ईद इज़ अराउंड द कॉर्नर, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो थोड़ी सी ज़रा मोटिवेशन जो है ना, लुक फॉरवर्ड करते हैं हम कि आगे चलो छुट्टियाँ आने वाली हैं, तो कोई मसला नहीं है, ये 4-5 दिन जो है ना अच्छे से गुजरेंगे। तो इसी एनर्जी के साथ, ज़बरदस्त मोटिवेशन के साथ अपने इस शो का आगाज़ करते हैं, सुबह से आगे का आगाज़ करते हैं। और अच्छी खबर आपको सबसे पहले देते हैं, वो ये है कि पाकिस्तान की नामवर पावर लिफ्टर हैं सिबिल सुहेल। उन्होंने दोहा में यानी कतर में होने वाली एशियन वेट लिफ्टिंग मास्टर्स चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है और नई तारीख रकम कर दिया। ये किसी भी अगर पाकिस्तानी खातून की बात की जाए तो उस चैम्पियनशिप में पहली गोल्ड मेडल कामयाबी है। और ये एजाज़ जो है सिबिल ने अपने नाम किया है और बैनुल अक़वामी वेट लिफ्टिंग डेब्यू पर हासिल किया है। 31 साल की हैं सिबिल और इससे पहले वो कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप की फाते भी रह चुकी हैं। तो वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस टू सिबिल फ्रॉम अस कि उन्होंने इतनी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है और इसके साथ साथ पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। और आपको पता है पाकिस्तान का नाम जो भी रोशन करता है वो सबसे आगे का मेहमान ना बने, ऐसा पॉसिबल नहीं है। खैर जी, उन्होंने गुज़श्ता साल एशियन कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग और कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग टाइटल जीतने के बाद इस ख्वाब को अपना हदफ बनाया था। और ख्वाब देखना आपको पता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख्वाब सिर्फ देख लेना काफ़ी नहीं होता, उनके ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सिबिल उनमें से एक हैं जो अपने ख्वाबों को देखने के बाद उन पर काम भी करती हैं और उनको अमली जामा भी पहनाती हैं। और एक और मज़े की बात आपको ये बता दें कि ये तीनों बहनें जो हैं, सिबिल और इनके साथ 2 बहनें भी हैं, वो भी एथलीट्स हैं और वो भी हमारे शो का हिस्सा बन चुकी हैं। और बड़े ज़बरदस्त उनके साथ बातचीत हुई थी। तो ये एजाज़ हमें हासिल है और सिबिल को ये एजाज़ हासिल हुआ है कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो कंग्रेचुलेशंस करेंगे हम सिबिल को वंस अगेन। लेकिन एक और अच्छी खबर हमारे पास मौजूद है और वो अच्छी खबर आप सब जानते हैं। आपको पता है कि वीकेंड में हमारा शो नहीं होता, तो इसलिए हम मुबारकबाद नहीं दे सके। तो हमने सोचा कि सबसे पहली खबरें जो हमने शामिल करनी है ना, सबसे पहली बातें जो हमने करनी है उसके अंदर हम इनका नाम लिए बगैर नहीं कर सकते, और वो हैं अरशद नदीम। वंस अगेन ही डिड इट। एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम का वतन वापस पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया है। उन्होंने क्या ही ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। ओलंपिक्स के बाद एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप का मैदान मार लिया उन्होंने और पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले जेवलिन थ्रो अरशद नदीम जनूबी कोरिया से लाहौर पहुंचे तो अवाम ने उनको आंखों पर बिठाया, उनका इस्तकबाल उन्होंने किया। स्पोर्ट्स बोर्ड हुक्काम यहाँ पर मौजूद थे, शहरी यहाँ पर मौजूद थे, इसके अलावा जो दीगर हुक्काम है वो यहाँ पर मौजूद थे। और अरशद ने डेफिनेटली यहाँ पर बात भी की, शुक्रिया भी अदा किया उन तमाम लोगों का जिन्होंने हमेशा उनको सपोर्ट किया, जो उनके स्पॉन्सर्स रहे, जिन्होंने उनके सर पर हाथ रखा जब वो मेहनत कर रहे थे। उन्होंने अपने वालिदैन का भी शुक्रिया अदा किया, अहले वतन का शुक्रिया अदा किया, जो कि बहुत ज़रूरी था। और ये उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ये एथलेटिक्स चैम्पियनशिप होनी चाहिए ताकि नौजवान खिलाड़ी जो हैं उनको अपनी सलाहियतें आजमाने का मौका भी मिल सके। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है, वो ये कि एथलेटिक्स चैम्पियनशिप जो है, एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, इसमें 50 साल के बाद पाकिस्तान को ये गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। तो ये अरशद नदीम के लिए वैसे तो कामयाबी है ही कि उन्होंने गोल्ड जीता है किसी भी चैम्पियनशिप के अंदर, लेकिन 50 साल के बाद एक चैम्पियनशिप में जाना, वहाँ पर जाकर गोल्ड मेडल जीतना, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है, काबिल ज़िक्र कामयाबी होती है। इसको तारीख़ में लिखा जाता है। तो ये भी अरशद के हिस्से में आया है, माशाल्लाह। तो अरशद को वंस अगेन हम कहेंगे कंग्रेचुलेशन। आपको पता है कि ओलंपिक्स में भी, पेरिस ओलंपिक्स हुए थे 2024 में, उसमें भी अरशद ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया था और गोल्ड मेडल हासिल किया था। अब एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के अंदर भी 50 साल के बाद ये मौका अरशद नदीम को मिला है कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे अरशद। आई होप आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और आगे बढ़कर पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। हमारी सबकी दुआएं आपके साथ हैं और आई होप जब भी वो इस्लामाबाद आएँ तो हमारे शो का हिस्सा ज़रूर बने। हमारी कोशिश यही होती है कि वो तमाम लोग जो पाकिस्तान के लिए अच्छा काम कर रहे हैं ना, उनकी मुलाकात आपसे ज़रूर करवाएं, क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं। आप भी डिज़र्व करते हैं उन लोगों को जानना, अपने हीरोज़ को जानना, और जो हीरोज़ हैं वो भी डिज़र्व करते हैं कि उनको वो रिकग्निशन मिले, कि लोग उनको जाने। और पहले भी हम कई मरतबा जिक्र करते रहे हैं कि ये तमाम लोग जितने भी हमारे हीरोज़ हैं ना, वो सोशल मीडियाज़ के ऊपर मौजूद होते हैं। तो आप लोग जाइए, उनको फॉलो ज़रूर कीजिए सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा उनको रिकग्निशन मिल सके जो वो डिज़र्व करते हैं। एक और रिकग्निशन, और वो हमें, मुझे लगता है क्रेडिट हमें देना चाहिए आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम,
PSL के बाद पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया है। बांग्लादेश को क्लीन स्वीप कर दिया जी T20 सीरीज़ के अंदर। पाकिस्तान ने तीसरे और आखिरी मैच में बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दी है। बांग्लादेश ने पहले खेला और पहले खेलते हुए 196 रन बनाए और पाकिस्तान ने हदफ जो है वो 18वें ओवर में ही मुकम्मल कर लिया। माशाल्लाह, मुबारकबाद हमें देनी चाहिए। मोहम्मद हारिस की बात करें तो T20 करियर की पहली सेंचुरी उन्होंने बना दी जी। क्या बात है उनकी, 46 गेंदों पर 107 रन बनाए। T20 इंटरनेशनल में सेंचुरी बनाने वाले पहले पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर बैटर भी बन गए हैं। भाई हारिस, कंग्रेचुलेशंस। अगर आप सुन रहे हैं तो, या अगर आप तक ये क्लिप पहुँचे तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा, और पाकिस्तानी टीम के लिए, पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए, क्रिकेट लवर्स के लिए बड़ा अच्छा आपने ये किया है। प्लेयर ऑफ द मैच भी करार पाए जी मोहम्मद हारिस, और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड भी उनके नाम रहा। फिर साइम अयूब की बात करें तो साइम अयूब ने बांग्लादेश के बॉलर्स को धो डाला। 4 छक्कों और 2 चौकों की मदद से उन्होंने 45 रन बनाए। फाइनली वो साइम जिनको हम जानते हैं या जिनको हम पसंद करते हैं या जिनका इंतज़ार कर रहे थे हम कि कब उनका जो है ना कम बैक होगा, फाइनली वो थर्ड इस मैच के अंदर वापस आए हैं और वापस आकर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी है और अच्छा परफॉर्म किया है। ये बड़ा ज़रूरी था साइम के अपने लिए भी, उनकी अपनी फॉर्म के लिए भी, अपनी साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ के लिए भी, कि वो वापस आएँ और आकर अच्छा परफॉर्म करें। अच्छा, इसके ऊपर हमने पूरा एक सेशन करना है। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद होंगे जिनसे हम बात करेंगे और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को एनालाइज भी करेंगे। तो आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़कर क्रिकेट से मुताल्लिक ही अगली खबर भी हमारे पास है। एक और कंट्रोवर्सी टाइप बनाने की कोशिश की गई या बनी हुई है, वो ये कि T20 टीम के कप्तान जो हैं सलमान अली आगा, उन्होंने बाबर आजम के साथ ताल्लुकात और उन्हें इंस्टाग्राम पर अनफॉलो करने के हवाले से सोशल मीडिया पर जो इस वक्त चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा खबरें चल रही हैं, उनको उसके ऊपर उन्होंने एक रद्द-ए-अमल दिया है। गुज़श्ता रोज़ बांग्लादेश को T20 में क्लीन स्वीप किया। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई तो उसमें सलमान अली आगा जो कि कैप्टन है, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर भाई ये जो कुछ भी चल रहा है ना, इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। जो स्क्रीनशॉट्स के बारे में उनसे सवाल किया गया, उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। बाबर आजम को मैं तब से जानता हूँ, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे, तो बाबर आजम को कभी इंस्टाग्राम पर हमने फॉलो किया ही नहीं, तो अनफॉलो कैसे करता। कहा क्या सलमान ने, ज़रा वो सुनते हैं फिर वापस आते हैं। को कभी फॉलो ही नहीं किया, मतलब इंस्टा पे कभी फॉलो ही नहीं किया, तो उसमें अनफॉलो क्या। और मेरा वो दोस्त है 2008-9 का, स्कूल का, तब तो सर सोशल मीडिया था ही नहीं, ना इंस्टा था, ना फेसबुक था, ना ट्विटर था। तो बस अब ये लोगों का है कि मैंने उनको अनफॉलो कर दिया। अभी मेरी थोड़ी देर आने से पहले उनसे बात हुई, तो हम ये चीज़ें देखकर सर हंसते ही हैं। और अब लोगों का है वो जो मर्जी नैरेटिव बनाकर अरे वाह जी, सलमान अली आगा ने क्लियर कर दिया है भाई, आप लोग जितने भी लोग ये इसको कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश करिए, बाज आ जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे ये दोनों प्लेयर्स जो हैं, दोनों स्टार्स हैं हमारे, एक तो स्टार्स भी हैं और आपस में दोस्त भी हैं, तो ऐसा कुछ जो है ना करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि भाई जब मैंने फॉलो ही नहीं किया तो मैं अनफॉलो कैसे करूँगा। तो लोग क्या करते हैं कि जाके ना चेक करते हैं कि देखें जी इसने इसको फॉलो किया हुआ है या नहीं किया हुआ। तो बाबर आजम का नाम जाके जब सलमान अली आगा के इंस्टाग्राम पर चेक किया गया तो वो उनकी फॉलोइंग लिस्ट में नहीं थे। तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों दोस्त हैं और ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो हमें भी अब बिहेव करना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सलमान की तरफ से खुद ये क्लैरिटी जो है ना वो आ चुकी है। अच्छा जी, एक और ख़बर है हमारे पास जो कि क्रिकेटर्स से मुताल्लिक ही है और वो थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट है क्योंकि ये एक्स क्रिकेटर्स के बारे में है। दुबई के अंदर एक इवेंट हुआ जो कि भारत की केरला कम्युनिटी ने करवाया और उसके अंदर उन्होंने दावत दे दी पाकिस्तानी स्टार क्रिकेटर्स शाहिद आफरीदी को और उमर गुल को, और ये दोनों जनाब चले भी गए। और जब ये वहाँ पर गए हैं तो लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा पसंद भी किया, इनके हक़ में नारेबाजी भी की, इनके साथ सेल्फीज़ बनवाते रहे। ये दिखा भी रहे हैं हम आपको स्टेज के ऊपर, ये दोनों हमारे क्रिकेटर्स जो हैं, एक्स क्रिकेटर्स, ये मौजूद थे। अब जब ये सारी वीडियोस, ये सारी पिक्चर्स सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई हैं तो भारत के अंदर तो एक हंगामा बरपा हो गया कि जनाब ये हमारे भारतीय लोग जो हैं ये पाकिस्तानी स्टार्स को कैसे पसंद कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद से जब से ये सारा इवेंट हुआ है तब से बहुत बड़ी तादाद में जो केरला कम्युनिटी है उसके पीछे भारतीय पड़े हुए हैं कि इन्होंने गलत किया है। फिर उसके बाद जो इवेंट ऑर्गेनाइज़र था उसको भी पकड़ कर जो है ना कोशिश की जा रही है किसी न किसी तरह से इंतकाम का निशाना बनाया जाए। मसला ये है कि खुशी जो है ना वो बर्दाश्त नहीं होती है और जो इख्तलाफ का मादा है ना वो बहुत ही ज़्यादा मौजूद है। बर्दाश्त का मादा मौजूद नहीं, इख्तलाफ का मादा मौजूद है भारतीयों के अंदर। वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के कोई स्टार जो हैं वो भारत में किसी को पसंद आ जाए। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, हम पहले भी देख चुके हैं, चाहे वो हमारे सोशल मीडिया के स्टार्स हों, चाहे हमारे वो शोबिस के स्टार्स हों, चाहे वो हमारे क्रिकेट के स्टार्स हों, या चाहे हमारे कोई इतना जर्नलिस्ट जो इंडिया में गए हों। भारतीय किस तरह का सलूक करते हैं पूरी दुनिया उसको देखती है। बहरहाल जी आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़कर पाकिस्तान ज़रा अपने मुल्क के अंदर वापस आ जाते हैं। और आपको पता है कि हमारे इस शो के अंदर
जो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की उसको डिस्कस किए बगैर ये शो अधूरा रहता है। तो आजकल क्या चल रहा है ज़रा वो आपको बता देते हैं। पाकिस्तान की सियासत के अंदर बानी पीटीआई जो है वो एक मरतबा फिर से तैयार हो रहे हैं। वो इस वक्त जेल के अंदर, लेकिन कहते हैं कि हम हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक शुरू करने लगे हैं। ये ऐलान उन्होंने कर दिया। एक बयान में उन्होंने कहा कि वो जेल से खुद अब एहतजाजी तहरीक की क़यादत करेंगे और यहीं से हिदायत जारी करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे साबित होता है कि इस वक्त जो उनकी टीम मौजूद है वो शायद उनके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि भाई अब जो भी करना है ना मैं खुद ही करूँगा, मैं खुद ही बताऊँगा कि क्या करना है, कैसे करना है, किसी और पर भरोसा नहीं करूँगा। तमाम पार्टी अहदेदारों के बारे में उन्होंने कहा है कि वो सामने आ जाएँ और जो भी तजब्जुब का शिकार है वो भी अपने अहदों से अलहदा हो जाएँ। उन्होंने ये भी कहा कि हमें दीवार के साथ लगाया गया है और हमारे पास सड़कों पर आने के सिवा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। अब इसके बाद ये कहा गया है, रहनुमा जो पीटीआई है बैरिस्टर अली ज़फ़र, उनकी जानिब से कि एहतजाजी तहरीक का मरकज़ इस्लामाबाद नहीं होगा बल्कि ये मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। सवाल ये है कि अब इस मरतबा इस एहतजाजी तहरीक के अंदर मुख्तलिफ क्या होगा, किस तरह से इसकी तैयारी की गई है और क्या ऐसा कुछ प्लान भी मौजूद है पीटीआई के पास कि वो कुछ मुख्तलिफ रिजल्ट्स लेकर आएगा। क्योंकि माजी में हमने देखी है मुख्तलिफ तहरीकें चलाई गई, लेकिन काफ़ी अरसे से पीटीआई को कोई ना सियासी कामयाबी जो है वो नहीं मिल सकी। इसके ऊपर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं सेनेटर हुमायूं मेहमद साहब, उनकी तरफ उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। मेरा सवाल सबसे पहले यही है कि ये जो एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया गया है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि अब पार्टी वाकई में एक नए फेज में अब दाखिल हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, ये जो ये नया फेज आप इसको नहीं कह सकते। बेसिकली होता क्या है इंसान की जिंदगी में या किसी भी जद्दोजहद में, ये होता है कि अगर आप ये समझते हो, कोई पार्टी या कोई शख्स ये समझता हो कि उसके साथ ज्यादती हो रही है, तो वो सबसे पहले वहां की जो इंतजामिया होती है उनको कहता है कि ये गलत हो रही है। अगर वो इंतजामिया बायस्ड हो, बेईमान हो, तो फिर वो दूसरी जो उससे ऊपर वो होता है वो अदालत होती है। और ये याद रखें, ये एसेंस है डेमोक्रेसी की कि वो अवाम जिनकी वजह से वो इलेक्ट हुए, जिनकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जिनकी वजह से सब कुछ हुआ है, वो उस अवाम को मोबिलाइज करती है। इसको आप तहरीक कहते हैं, इसको आप एक किस्म का अवामी एहतजाज कहते हैं। अब इस अवामी एहतजाज को जब हम एक किस्म का इन्वोक करते हैं तो उसमें रिएक्शन आता है। अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान हो, कोई डेमोक्रेटिक इंसान हो, तो वो उसको होने देता है और उससे या तो वो समझ जाता है कि यार ये वाकई इसमें कोई दम नहीं है क्योंकि टोटल बहुत कम लोग निकले, और या फिर जब ज्यादा निकले तो उसको समझ आती है कि यार ये तो वाकई जेन्युइन इनके साथ है। तो अगर कोई जेन्युइन इंसान हो तो वो उसको रेक्टिफाई करता है, उसको करेक्ट करता है, निगोशिएशंस करते हैं और बात चीजें ठीक हो जाती है। मेरे ख्याल में अगर कोई इंटेलिजेंट पार्टी होगी तो वो उस तरफ नहीं करेगी। तो उसका दूसरा तरीका ये हो जाता है कि आप लोग पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करें, जहां है वहां निकलना है। फॉर एग्जांपल, अगर जीटी रोड की मिसाल देता हूं तो हर 5-10 मिनट बाद एक शहर आ जाता है या एक गांव आ जाता है या कब्जा आ जाता है। वहां पे अगर आपके लेट्स से 500 बंदा भी है आपकी पार्टी का, और ये अगर आप हमारी पार्टी की स्ट्रेंथ है कि हम पूरे पाकिस्तान में है, हम वाहिद पार्टी थी जिन्होंने पूरे पाकिस्तान के हर हल्के से इलेक्शन लड़ा है, तो फिर कम से कम 1500 बंदा तो होगा, 2000 बंदा होगा, 3000 बंदा होगा। तो बजाय उनको ये कहने के लिए कि आप लोग इस्लामाबाद आए या आप लोग लाहौर आए या आप लोग पेशावर आए या आप लोग कराची आए, हम उन्हें कहते हैं कि यार जहां है उसी जगह पे कर ले। तो उससे ये होगा कि जो आपकी मेन लीडरशिप है, लेट्स से हमारी नेशनल असेंबली है या हमारी प्रोविंशियल असेंबली है या हमारी इस किस्म की असेंबली है, और उनकी लीडरशिप अगर फॉर जरा घबराई हुई है तो ये फिर आपकी सेकंड और थर्ड टियर लीडरशिप के ऊपर जिम्मेदारी हम बेसिकली ट्रांसफर कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हम ये कर रहे हैं। हम जो जैसे डेवोल्यूशन ऑफ पावर है ना, हम डेवोल्यूशन ऑफ ठीक है, यानी स्ट्रैटेजी जो है ना आपने कोशिश की है इस मरतबा थोड़ी सी मुख्तलिफ बनाई जाए ताकि बेहतर तरीके से एहतजाज हो सके। ठीक हो गया। अच्छा, सवाल ये है कि क्या ये तहरीक जो अब चलाई जा रही है ये सिर्फ सियासी दबाव के लिए है या फिर वाकई में कोई एक ऐसा प्लान भी मौजूद है, एक्शनेबल प्लान भी मौजूद है जिससे वाकई कोई फायदा होगा पीटीआई की सियासत को? देखिए, आपकी तहरीक जो होती है ना, जो सियासी तहरीक होती है, वो होती इसलिए है कि वो सियासी दबाव हो।
आपने अपना पॉइंट उनको समझाना होता है, और दूसरे लफ्जों में तहरीक तब चलती है जब लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं बेसिकली ये तहरीक होती ना, सीधे लफ्जों में अगर हम इसको आसान सलीस सिंपल लफ्जों में कहें कि मैंने अपना एक कहा है कि यार मेरे साथ ज्यादती हो रही है, जब आप नहीं मान रहे, मैं अदालत में गया हूं, नहीं मान रहे, सब कुछ हो रहा है, तो फिर यही हो गया ना कि लातों के भूत बातों से नहीं जाते, तो फिर उसके लिए आप तहरीक के लिए सड़कों पर उतर आते हो। तो ये एक प्रेशर होता है। अगर फिर अभी देखेंगे कि क्या होता है। देखिए ना, हर एक एक्शन के बाद जब हम उसका रिएक्शन देंगे, हम उसको देखेंगे कि इसका क्या असर हुआ है, फिर हम उसको या उसी तरह आगे लेकर चलेंगे या उसको ज्यादा एनफोर्स करेंगे, वो करेंगे। लेकिन ठीक है, अंडरस्टूड। अच्छा, उमैर अहमद साहब, एक और बात भी है। बैरिस्टर अली जफर जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि इस मर्तबा तहरीक का मरकज, जो मैं अपने इंट्रो में भी बता रही थी कि इस्लामाबाद नहीं होगा मरकज, तो क्या सिर्फ तब्दीली जो की गई है स्ट्रैटेजी के अंदर वो सिर्फ यही है कि सिर्फ इस्लामाबाद में एहतजाज नहीं हो रहा या तहरीक नहीं हो रही, पूरे पाकिस्तान में हो रही है, या इसके अलावा भी कोई है, कुछ है स्ट्रैटेजी के अंदर? पूरा पाकिस्तान, ये मुल्क भी मेरा, ये फौज भी मेरी, पूरा मुल्क मेरा है। मैं पूरे मुल्क में करूंगा, मैं हर यूनियन काउंसिल में करूंगा, मैं हर वार्ड में करूंगा, मैं हर छोटी बड़ी सड़क पे करूंगा। आप समझ लें कि अब ये समझे कि मैं मिसाल दे देता हूं कि अगर हम कराची में हो और कराची में एयरपोर्ट से लेके तो जो मेन जहां पे लेट्स से ये होटल्स वगैरह जो मेन उस जगह पे है, क्लिफ्टन है, उस पूरे फैसल शराय फैसल पे कम से कम 50 जगहों पे 500 बंदा या 300 बंदा निकल आए, तो मुझे एक बात बताएं, वहां पे क्या होगा? सब कुछ बंद हो जाएगा। फिर उस लिहाज से आप मलीर में, उस लिहाज से आपको डिफेंस में, उस लिहाज से आपको फलाने गुलशन में, आपको इधर उधर हर जगह पे हो रहा हो, तो आपके कोई 500 600 700 जगहों पे आपके 500 बंदे, 300 बंदे, 400 बंदे निकल के आ रहे हो, तो आई थिंक दैट वुड बी अ मेजर थिंग। आप पिंडी में देख लें, आप पिंडी में 25 जगहों पे आपके एहतजाज हो रहे हो, इस्लामाबाद में 20 जगहों पे एहतजाज हो रहा हो, लाहौर में 500 जगहों पे हो रहा हो, हर जगह पे हो रहा हो। आप मुझे बात बताएं क्या होगा इसका? और वो कर क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जाके बैठ गए बैनरों के साथ, बैठ गए, खामोशी से बैठ गए, हाथ पे हाथ डाल के, जैसे जो एक चेन होता है, ह्यूमन चेन, वो बना के बैठ गए। अब आप बताएं क्या करेंगे? कौन क्या करेगा? कोई ये भी नहीं कहेगा कि ये जत्था आया, कोई ये भी नहीं कहेगा कि यार इनके पास लाठियां थी, कोई ये भी नहीं कहेगा। हम सिर्फ पाकिस्तान के और पीटीआई के झंडे लेकर बैठ गए, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान साहब। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं, 400-500 जगह पर एक शहर के अंदर अगर एहतजाज हो रहा है, कुछ लोग जाकर बैठे हुए हैं, ये इतना आसान भी तो नहीं होगा ना, चैलेंजिंग भी बहुत ज़्यादा होगा। बहरहाल आपकी स्ट्रैटेजी है, तो आई होप आप लोगों ने कुछ सोच के ही बनाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, क्या ये एहतजाज जो है डू एंड डाई होगा? क्या इसके अंदर फुल अपनी एनर्जी जो है वो डाली जाएगी पीटीआई की जानिब से? पॉलिटिक्स में देयर इज नथिंग एज डू एंड डाई। ठीक है, पॉलिटिक्स में या किसी भी चीज में आप अपना जो एहतजाज होता है वो उसको आप इवॉल्व करते हैं, अगर आपके अंदर अक्ल हो। अगर अक्ल ना हो तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगर अक्ल हो तो आप इवॉल्व करते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से एहतजाज करते हैं, कोई किस तरीके से करता है, किस तरह। सो ये इट्स अ वे ऑफ इवॉल्विंग इट। आगे बहुत क्या कह सकते हैं, There is too many slips between the cup and the lip। तो आगे देखेंगे क्या होता है, उनका रिएक्शन क्या होता है, वो क्या करते हैं। अगर वो लोग वाकई समझ गए कि यार वाकई, अब फॉर एग्जांपल देखिए ना, कल इलेक्शन हुआ है, तो उस कल के इलेक्शन में क्या हुआ है? कल के इलेक्शन में यह हुआ है कि वहां पे आपने कभी पोलिंग स्टेशन के इर्द गिर्द कंटेनर देखे? कभी देखे? ठीक है। अच्छा, ये जो अभी पेशावर में हुआ है पार्टी तंजीम की तहलील, इसके पीछे क्या वजूहात थी? क्या ये कोई हिकमत अमली का हिस्सा है या फिर इसको हम कोई तंजीमी नाकामी समझे पीटीआई की? इसमें ये होगा कि इनका हमेशा, देखिए हम लोगों ने इनका जो बयानी है ना उसका तोड़ करना है। इन्होंने बयानी दिया हुआ है कि ये लोग जो है ना, ये लोग जलाओ घेराव करते हैं, तो हमने ये करके बता रहे। और अच्छा, जब हमारे बहुत ज्यादा नंबर हो जाते हैं तो ऑब्वियसली इनकी हालत पतली हो जाती है, पेट खराब हो जाता है, दिमाग तो वैसे भी खराब है, उसमें कुछ है नहीं इतना कि खराब हो। लेकिन एनीवे, तो हमने उसका क्या किया, हम लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, हम ये कर लेते। हम हर यूनियन काउंसिल में 500 100 500 1000 बंदा लेकर जगह जगह बिठा देंगे कि ये लो, ये 500 बंदा बैठा हुआ है। एहतजाज के बारे में तो आप बता रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये था कि पेशावर में जो ये पार्टी तंजीम की तहलील हुई है, इसके बारे में जरा बताइए, ये क्यों की गई है, इसके पीछे क्या वजूहात थी?
मेरे ख्याल में रीस्ट्रक्चरिंग तो हर दफा होती है, हर चीजों में होती है, उसमें तंजीम नहीं हो रही, उसको सिर्फ थोड़ा सा मेरे ख्याल में इवॉल्व कर रहे हैं हमारे। अनफॉर्चुनेटली चूंकि ये पिछले 2-3-4 सालों में बहुत सारे लोग आए गए हैं, बहुत सारे हुए हैं, बाज लोग इवॉल्व हुए हैं, उन्होंने अपने मतलब इस मुश्किल वक्त में उन लोगों ने बहुत डिफरेंट किस्म के लोगों ने कैरेक्टर शो किए हैं। तो जिन लोगों के कैरेक्टर शो हुए उनको रिवॉर्ड तो होना चाहिए ना पार्टी के अंदर। और पार्टी के अंदर रिवॉर्ड क्या होता है, मतलब हम बाकियों की तरह तो ये नहीं है ना कि किसी को जाके पैसे दे दें, किसी को कुछ कर दो। रिवॉर्ड ये होता है कि यार उसको तुम कोई अच्छी पोजीशन दे दो ताकि वो फर्दर काम करे। तो आई थिंक दैट्स वेरी गुड। ठीक है, अंडरस्टूड। बहुत शुक्रिया। सेनेटर हुमायूं मेमन हमारे साथ मौजूद थे, सेनेटर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और वो कह रहे हैं कि ये जो तंजीमी तब्दीलियां हुई हैं या तहलील की गई हैं कमेटियां, ये इसलिए कि जो लोग इवॉल्व हुए हैं, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, उनको भी कोई ना कोई ओहदा मिलना चाहिए या उनको भी आगे आना चाहिए, विच इज़ फेयर। लेकिन लोगों को मोबिलाइज करना, जो कारकुनान है उनको मोबिलाइज करना, मुझे ऐसा लगता है जो PTI की अपनी लीडरशिप है, लोकल लीडरशिप, उनको मोबिलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पास्ट में हमने देखा है स्पेशली पंजाब लाहौर वाली साइड से बहुत बड़ी तादाद में लोग नहीं निकले थे जब कॉल दी गई थी PTI की जानिब से। वंस अगेन थैंकिंग हुमायूं मेमन साहब, उन्होंने बात की हमसे इस बारे में और बताया कि क्या स्ट्रैटेजी जो है ना वो अपनाई जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज के लिए और तहरीक के लिए। वो कहते हैं कि हम दबाव डालना चाहते हैं, दबाव डालना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि इन्होंने हर तरह से कोशिश की है कि हमें दीवार के साथ लगाया जाए। लेकिन बानी PTI जो है वो ये कह रहे हैं कि इस मरतबा जो क़यादत है ना वो मैं खुद करूँगा, चाहे मैं हूँ जेल के अंदर, लेकिन जेल से ही मैं हिदायत जारी करूँगा। और जो लोग एक्टिव नहीं है या जो लोग नहीं चाहते हैं कि वो आगे बढ़कर लीड करें PTI की क़यादत में से, तो उनको चाहिए कि वो खुद से साइड पर हो जाएं। बहरहाल जी, हम एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ हीरोज़ भी मौजूद होंगे जिनसे आपकी मुलाकात करवानी है। इसके अलावा दीगर सेगमेंट्स भी होंगे जिसके अंदर आपको भी अवेयरनेस मिलती है, बहुत सारे इशूज़ के बारे में हमें भी मिलती है। एक ब्रेक के बाद उन पर बात करेंगे। स्टे विद अस। खुश आमदीद एक मरतबा फिर से सुबह से आगे में। एंड एज प्रॉमिस हमने कहा था ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे कुछ ऐसे हीरोज़ से जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। अपने शौक़ को वो परसू कर रहे होते हैं, लेकिन शौक़ को परसू करने में वो पाकिस्तान के लिए हीरोज़ बन जाते हैं। तो क्या ही बात है, मैं कहती हूँ ऐसे लोग लकी भी होते हैं, लेकिन सिर्फ लक काफ़ी नहीं होती है उस मकाम तक पहुँचने के लिए जहाँ पर ये पहुँचते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी दरकार होती है। ऐसे ज़बरदस्त मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने कोह पैमाई में नई तारीख़ रकम की है, और क्या ही उनके बारे में बताऊं, साबित किया उन्होंने कि आज़म अगर अटल हो, हौसला मजबूत हो, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हम बात कर रहे हैं कोह पैमा साद मुनव्वर की, जो शुमाली सम से माउंट एवरेस्ट सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बन चुके हैं। भाई क्या ही बात है साद आपकी। साद ने गुज़श्ता हफ्ते 8,848 मीटर बुलंद दुनिया की ऊंची तरीन चोटी जो है उसको शुमाल की जानिब से सर करने का बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है और उस पर सबसे लाली परचम लहराया है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि माउंट एवरेस्ट जो है वो पहले भी लोग सर कर चुके हैं, लेकिन उसको शुमाल की जानिब से सर करना ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये अब ये क्यों है ये हम साथ से ही जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा बता देते हैं उनके बारे में कि इससे पहले अकुंगागुआ और माउंट एल्ब्रूस, किलिमंजारो और लोबोजे पीक जो है वो भी ये सर कर चुके हैं, और ये बहुत ही टैलेंटेड कोह पैमा हमारे साथ मौजूद भी हैं। उनसे हम बात करेंगे, उनको वेलकम करते हैं। साथ बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आई नो आप वापस आ चुके हैं, आप इस वक्त जो है इस्लामाबाद में ही मौजूद है, बट फ्रॉस्ट बाइट भी हो गया है साथ को, जिसकी वजह से वो स्टूडियो में आज नहीं आ सके, लेकिन फिर भी ही इज़ काइंड इनफ कि वो हमारे साथ लाइव इस वक्त मौजूद है। साथ थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा, सिर्फ साद अकेले नहीं है, उनके साथ हमारे साथ एक और ऐसी मेहमान मौजूद हैं जो वैसे तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उनकी ज़िंदगी जो है ना वो फिगर्स और फाइल्स के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन अचानक से उनको एहसास हुआ और उन्होंने ये एक्सप्लोर किया अपनी पर्सनैलिटी के बारे में कि उनके अंदर एक और टैलेंट भी है और उनको कुछ और भी करना चाहिए। और क्या उनको पता चला वो ये कि वो पहाड़ों के अंदर भी जा सकती हैं, वहाँ पर ट्रैकिंग भी कर सकती हैं, बेसिकली ट्रैकर बन गई हैं वो। और उसके अलावा उनकी पर्सनैलिटी की कई चीज़ें या उनकी ज़िंदगी के बारे में कई चीज़ें उनको पहाड़ों के दरमियान जाकर पता चली। हमारे साथ सदफ रहमान जो हैं वो भी मौजूद हैं। सदफ, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह,
ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, सदफ के बारे में थोड़ा सा ज़रा ये भी बता दूं कि सदफ जो है उस एक ग्रुप का हिस्सा थी, ख़वातीन के ग्रुप का, जिनको साथ लेकर गए थे आगे, और साथ जो है बेसिकली एज अ गाइड भी काम कर रहे होते हैं। तो आपकी इजाज़त से हम साथ से आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले तो ज़रा ये आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने माउंट एवरेस्ट को शुमाली सम से जो है सर किया है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन ये चैलेंजिंग क्यों है, ज़रा इसके बारे में बताइएगा। माउंट एवरेस्ट को जैसे सर करना एक अलग बात होती है, लेकिन इसको शुमाली तरफ से सर करना, व्हाई इज इट डिफिकल्ट और चैलेंजिंग? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो हर पहाड़ के मुख्तलिफ रूट्स होते हैं, तो रूट्स की अपनी डिफिकल्टी लेवल है। तो जो नॉर्थ साइड से रूट है उसकी डिफिकल्टी लेवल मुख्तलिफ है साउथ साइड से, एंड स्पेशली उसका जो सबसे डिफिकल्ट पोर्शन है वो समिट के करीब का पोर्शन है। जैसे K2 में भी हम ये देखते हैं कि जो समिट के करीब पोर्शन है वो सबसे मुश्किल है। तो जब मैक्सिमम एल्टीट्यूड पे रूट डिफिकल्ट हो तो वो दुश्वारी मजीद बढ़ जाती है, क्योंकि माउंटेनियरिंग, हाई एल्टीट्यूड माउंटेनियरिंग जो है, इट इज मेनली द गेम ऑफ ऑक्सीजन। जितना आप ऊपर जाते जाते हैं उतना ऑक्सीजन कम हो जाता है, उतना ज्यादा वहां पे अच्छा परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है। तो साउथ साइड पे जो डिफिकल्ट पोर्शन है, खुम्बू आइसफॉल जिसको कहते हैं, वो बिल्कुल लोअर लेवल पे, यानी कि बेस कैंप टू कैंप 1 के बीच में आता है। जबकि इसका जो डिफिकल्ट पोर्शन है वो समिट जो कैंप 3 8300 और समिट 8848, इसके बीच का जो पोर्शन है वो सबसे डिफिकल्ट है। नंबर 1 एक तो रूट के हवाले से ये चीज है। दूसरा ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से नेपाल साइड से, साउथ साइड से इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। वहाँ पे हेलीकॉप्टर की फैसिलिटी भी है, वहाँ पे मैन पावर भी ज्यादा है, वहाँ पे इंटरनेट भी है। जबकि नॉर्थ साइड से, ये तिब्बत के साइड से बहुत ही रिमोट है, यहाँ पहुंचने में भी बहुत देर लगती है। यहाँ पे हेलीकॉप्टर अलाउ ही नहीं है, रेस्क्यू के लिए भी हेलीकॉप्टर अलाउ नहीं है। फिर इसके जो डिस्टेंसेज हैं वो बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे इंटरनेट नहीं है, यहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं, यहाँ पे ट्रैकर्स भी नहीं आते। सो माउंटेनियरिंग फिजिकल से भी ज्यादा एट टाइम्स मेंटली बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। और नॉर्थ साइड पे ये वही है कि ये ओल्ड स्कूल 90s और 80s वाली एक्सपीडिशंस हैं कि यहाँ पे कोई नहीं आ जा रहा, कोई हेलीकॉप्टर पे नहीं आ रहा, कोई टूरिस्ट नहीं आ रहे, कोई ट्रैकर्स नहीं आ रहे। तो एक दफा जब आप माउंटेन पे पहुंच जाते हैं तो बस आप ही वहां पर हैं। और उसके बाद मेंटली एक और चीज ये है, साउथ साइड से एवरेस्ट बेस कैंप से नजर भी नहीं आता, लेकिन नॉर्थ साइड से इतना इंटिमिडेटिंग है, आपके बिल्कुल सर के ऊपर पूरा पहाड़ आपको नजर आ रहा है। और आप जब भी उसको देखते हैं तो आपको नहीं साथ ठीक है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और डेफिनेटली जब आप इतनी मुश्किलों को सर करके, इतने चैलेंजेस को सर करके जब आप मंजिल पर पहुंचते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा फील होता होगा। लेकिन डर नहीं लगा आपको ये रास्ता या ये रूट चूज करते हुए, या फिर आपका जज्बा, या फिर आप कह लें आपका एम्बिशन इतना बड़ा था कि आपने कहा कि बाकी सारी चैलेंजेस जो है ना वो साइड पर, ये मैंने लाजमी करना है। किस चीज़ ने आपको मोटिवेटेड रखा कि नहीं जाना है, जितना मर्जी चाहे जान का भी खतरा हो जाए, कोई मसला नहीं है? डर लगता है, बिल्कुल लगता है। आप सारे फैक्टर्स देखते हैं। एक और चीज जो इस साइड से बहुत ज्यादा है वो विंड बहुत ज्यादा है, तो विंड ने भी हमें बहुत टफ टाइम दिया। कई दफा ऐसा आया कि बस हम रस्सी पे हैं और अभी समझ नहीं आ रही कि ये विंड हमें रस्सी समेत ही शायद यहाँ से उड़ा के ले जाएगी, तो डर लगता है। लेकिन बस आप फोकस करते हैं, कोशिश करते हैं कि आप फोकस्ड रहें अपने गोल के ऊपर कि मैंने ये चीज अचीव करनी है। और किसी भी पाकिस्तानी ने नहीं किया था अभी तक, तो ये भी एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर था कि ख्वाहिश थी कि ये हो जाए, ताकि एक चीज हमारे कंट्री से वो टिक हो जाए। और चाइनीज साइड से पता भी नहीं होता, वो बार बार हर साल अलाउ भी नहीं करते, कई दफा माउंटेन क्लोज कर देते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी थी कि यार ये एक साल हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, वी आर सो नियर। तकलीफ हो रही होती है, डर भी लग रहा होता है, लेकिन आपको लग रहा होता है कि अल्लाह ताला की रजा से अगर कोशिश करते रहें तो ये अचीव हो जाएगा। और अगर एक दफा अचीव हो गया तो फॉर द लाइफ लॉन्ग वो एक चीज हो गई है, उसके बाद फिर उसको कुछ चेंज नहीं कर सकता। तो बस अल्लाह ताला की रजा से इंसान कोशिश करता है। और नहीं, कमाल कर दिया आपने साथ, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। अच्छा, सदफ से भी जरा थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। सदफ, एक तरफ आप अकाउंटेंसी, फाइल्स, फिगर्स, नंबर्स, और देन अचानक से दूसरी तरफ देखें तो आपकी शख्सियत का एक दूसरा पहलू, पहाड़ों के अंदर जाना, ट्रैकिंग करना, ये कैसे साइमल्टेनियसली कैसे चलता है ये जब मैंने फ़र्स्ट टाइम जब मैं गिलगित बल्तिस्तान गई हूँ और वहाँ पे जब मैंने ये सारे लैंडस्केप देखा है एंड वो एक्सपीरियंस मैंने किया, पूरी दुनिया देखिए घूमे हुए हैं, लेकिन जब वो एक एक्सपीरियंस बिल्कुल पर्सनल लेवल पे देखा और एक मेजेस्टिक आपके सामने लैंडस्केप है, उसकी खूबसूरती है, तो उसको और करीब से जाके देखने का
दिल किया और वहाँ पे अब आप कार या बाइक लेके ऐसे नहीं जा सकते, उसके लिए आपको फिर ट्रैक करना पड़ेगा। तो इस तरह फिर वो ट्रैक स्टार्ट किया और फिर। अच्छा, आपने स्टार्ट कब से किया, लाइक कितना अरसा आपको हो गया, पहला ट्रैक कब था एंड वो एक्सपीरियंस किस तरह का था? 4 years बैक पहला ट्रैक मेरा राकापोशी था फॉर बिगनर्स। राकापोशी वहाँ पे कैंपिंग की, फिर ग्लेशियर के ऊपर जाना, वो एक्सपीरियंस करना इज़ आउट ऑफ द प्लानट एक्सपीरियंस, लिटरली ग्लेशियर के पानी को देखना, वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस करना। देन नेक्स्ट आई डिड नागा पर्वत बेस कैंप। नागा पर्वत जो है वो 8 हाईएस्ट पीक है, जो 14 आपकी हाइट पीक है, उसमें से 5 पाकिस्तान के अंदर है। उसके बेस कैंप पे गए, वहाँ पे इंजॉय किया, पासू कोन्स देखा, वो ग्लेशियर्स। देन उसके बाद इंटरनेशनल स्टार्ट कर दिया, एवरेस्ट बेस कैंप किया, साथ के साथ किया, साथ एक एक्सपीडिशन गाइड भी हैं इन्होंने, वहाँ पे सबमिट भी किया लबूशे कैंप के साथ। स्टार्ट कर लें तो फिर रुकना जो है ना, फिर वो मुश्किल हो जाता है, रुक नहीं सकते आप। और क्योंकि हमें बिल्कुल हॉलीडेज़ नहीं मिलती, टाइमलाइन हमारी बहुत पैक होती है, तो उसमें स्क्वीज इन करना और उसको प्रेप करना, ये ऐसा नहीं है। मैं इसी तरफ आने लगी थी कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है इसको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एक शोबा जो है वो समझा जाता है, उसके अंदर इतनी चैलेंजिंग जॉब के बावजूद एक इस तरह का शौक जो है उसको साथ लेकर चलना, ये कितना चैलेंजिंग हो जाता है, और टाइम मैनेजमेंट फिर किस तरह से पॉसिबल होती है? ये पूरा प्लान करना पड़ता है हमें इसके लिए, लाइक हॉलीडेज़, और फिर एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तान मेरे पास वैसे ही बहुत स्क्वीज टाइम होता है कि अपनी हॉलीडेज़ को मैनेज करना। फिर उसमें आपके पास जैसे साथ हैं, हम कनेक्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे ऐसे ग्रुप्स में कि वो क्योंकि बहुत विंडो लिमिटेड होती है ट्रैक्स के लिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो उसमें हम फिर पहले से प्लान करके रखते हैं, उसके लिए प्रेप करते हैं, हॉलीडेज़ लेते हैं और फिर यस राइट, ज़बरदस्त। अच्छा, साथ आपकी तरफ मैं आ जाती हूँ, ये जो आपने सबमिट किया है इसके बारे में थोड़ा सा ज़रा ये बताएं कि ये आप ने अकेले किया या फिर अलाउ होता है अकेले करना, या आपके साथ दीगर लोग भी मौजूद होते हैं, एक ग्रुप होता है जो जाता है और कोई गाइड भी कर रहा होता है साथ साथ? चाइना में तो आई डोंट थिंक कि अकेले करना किसी भी तरह से अलाउ होगा। हमने इमेजिन नेपाली एक कंपनी है, उनके साथ मिलके उनके थ्रू हमें क्लाइंबिंग परमिट मिला, फिर उस क्लाइंबिंग परमिट की बेसिस पे हमें वीज़ा मिला। तो हम 13 लोगों की टीम थी, जिसमें एक साहब अमेरिका से थे, तो एक खातून जर्मनी से थी, एक साउथ अफ्रीका से थी, मैं पाकिस्तान से था, और बाकी लोग जो थे वो नेपाल से थे। तो हमारी 13 लोगों की टीम थी और हम 13 लोगों ने इकट्ठे अपना प्लान बनाया। उसमें से 3 लोगों ने एक दिन पहले सबमिट किया और 10 लोगों ने एक ही दिन सबमिट किया। तो हम 13 लोगों ने मिलके प्लान बनाया। साउथ साइड से आई थिंक अकेले करने की इजाज़त होती है, लेकिन चाइना में CTMA, चाइना तिब्बत माउंटेनियरिंग एसोसिएशन के रूल्स बड़े सख्त हैं, तो उधर तो बिल्कुल अकेले करने की कोई इजाज़त नहीं है, कोई इजाज़त नहीं होती है। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, साथ इस समिट के दौरान कोई ऐसा लम्हा आया हो जिसमें आपने ये सोचा हो कि ये मैं किधर आ गया हूँ, या मैं क्यों आ गया हूँ और इतनी मुश्किल हो गई है, मुझे यहाँ से नहीं आना चाहिए था, या ये फील हुआ हो कि गलती हो गई है? क्या कोई ऐसा लम्हा बीच में आया जो इतना चैलेंजिंग हो गया कि आपने सोचा कि मुझे नहीं करना चाहिए था ये? कोई लम्हा क्या, सारे लम्हे ऐसे होते हैं। अच्छा। हर रोज, हर सुबह, हर दोपहर, हर शाम यही सोचता है इंसान। बट ये है कि एज आई सेड, आप कोशिश करते हैं कि आप फोकस रहें अपने गोल के ऊपर, बिकॉज इट इज नॉट फन। आप एंजॉय नहीं कर रहे होते, आप बिकॉज आपकी बॉडी बनी ही नहीं है इतने हाई एल्टीट्यूड के लिए। तो 6400 से ऊपर हमने 20 दिन गुजारे हैं, और 6400 पे भी आपकी बॉडी रहने के लाइक आप ना खा सकते हैं, ना सो सकते हैं, ऑक्सीजन नहीं होता। ये है कि आपको ऑलरेडी मालूम है व्हेन यू आर गेटिंग इनटू इट, तो आपको पता है कि जब आप वहां जाएंगे तो आप इन तमाम चीजों से गुजरेंगे और आपने उनसे गुजर के ही अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। दैट्स पार्ट ऑफ द गेम, नो डाउट। अच्छा सदफ, एक और चीज़ जिसका मैंने इंट्रो में भी जिक्र किया था कि कई चैलेंजेस आते हैं, समटाइम्स आपको अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें मुश्किल वक्त में जाकर भी पता चलती हैं, आपकी हेल्थ के बारे में हो या मेंटल हेल्थ के बारे में हो, बहुत सारी चीज़ें जब मुश्किल पड़ती है तो आपको पता चलता है। ऐसा ही एक लम्हा आपके साथ भी आया जब आप किलिमंजारो पर थी, वो क्या था, ज़रा ये बताइए। वो ये था कि हम सबमिट कर रहे थे, हमारा सबमिट पुश था, हमारी सबमिट भी हो गई थी, बट डिसेंडिंग में क्योंकि वो एल्पाइन डेजर्ट है उसके पैच के अंदर, सो आई वॉज हैविंग लाइक शॉर्ट ब्रेथ, बट स्टिल वी वर एबल टू कंप्लीट टू द कैंप वेयर वी वर स्टेइंग फॉर 2 hours। लेकिन फिर वहाँ से जो है इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया था कि सांस का प्रॉब्लम हो रहा था। लकली वी हैड अ डॉक्टर विद अस, आई डिड दिस एक्सपेडिशन विद साद एज वेल, वेरी रिस्पॉन्सिबल टीम जो थी हमारे साथ थी, उन्होंने फ़ौरन इस चीज़ को असेस किया एंड देन वी कॉल फॉर अ रेस्क्यू। तो हमारा फिर वहाँ से हेली रेस्क्यू हुआ, फिर हम नीचे आए, एमरजेंसी ट्रीटमेंट वगैरह हो गया, देन आई केम बैक होम।
वहाँ जाके मैंने अपना पूरा हेल्थ चेकअप कराया। दैन आई फाइंड आउट कि मुझ में एज़मा जो है, मुझे एज़मा है और लाइक टू, सो वो चीज़ पता ही नहीं थी अपने बारे में, लेकिन वो बाद में फिर उसका ट्रीटमेंट हुआ, वो सब चीज़ें हुई। लेकिन उस टाइम पे जब आप बिल्कुल लो हो और एक इमरजेंसी हो, तो उस चीज़ में भी बड़ा हम्बलिंग एक्सपीरियंस था कि आपके साथ आपकी टीम थी, अननोन पोर्टर्स से जिन्होंने मुझे कैरी जिंदगी किया। में कभी पहले पता ही नहीं था कि आपको ये वाला, किसी डॉक्टर ने क्या बताया कि किसी चीज़ ने इसको, हाइट ने इसको ट्रिगर किया? हाइट नहीं, डेजर्ट में जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं उसने इसको ट्रिगर कर दिया था। ओके, बट उसका ट्रीटमेंट है। अब नेक्स्ट एक्सपेडिशन पे जब मैं जाऊंगी तो अपने साथ में सब चीज़ें लेके जाऊंगी, तो जब आपको पता है तो आप उसके साथ इक्विप्ड होके जाते हो। लेकिन उस एक्सपीरियंस के बाद आपको अपने बारे में भी पता लगता है, अपने सराउंडिंग में जो लोग आपकी हेल्प करते हैं वो चीज़ आपकी, आप अपने आप में आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आपके साथ जो लोग हैं वो आपके साथ टेक केयर करें, वो भी स्ट्रेंजर्स, कुछ भी नहीं, लेकिन उन्हें मेरा इतना साथ उन्हीं लम्हात के अंदर आपको पता चलता है कि इंसानियत जो है वो अभी भी जिंदा है, और लोग जो है ना वो अभी भी ये जज्बा रखते हैं कि वो दूसरों की हेल्प कर सके जब मुश्किल वक्त आए। साथ ये कितना ज़्यादा चैलेंजिंग या इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या फिर इसके बारे में ज़रा बताएं, जो लोग जिनको इस तरह से एस्थमा जैसे सदफ बता रही हैं, उनको ये एक प्रॉब्लम हो गई, तो क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है फिर इस तरह के लोगों के लिए, अगर वो कोई समिट करना चाहते हैं, ट्रैक करना चाहते हैं, ऊंचाई की तरफ जाना चाहते हैं? इसके बारे में आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि आप एक गाइड भी रह चुके हैं, तो इसके बारे में ज़रा बताइए। हाँ जी, डेफिनेटली मुश्किल हो जाता है, लेकिन जैसे सदफ ने कहा कि आपने, मेरे ख्याल में ओवरऑल ही एक तरह का रूल है कि आप हर चीज़, जो भी रुकावट है वो किसी तरह की भी हो सकती है, उसके लिए तैयारी के साथ आते हैं। ये एक दफ़ा तो हो गया कि वो मालूम नहीं था, लेकिन अब मालूम है तो जो भी अद्वियात हैं, जो भी उसकी चीज़ें हैं, अगर आप पूरी करें तो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों ने भी पहाड़ सर किए हैं जो कि हैंडीकैप थे, किसी को कोई इशू था, किसी को कोई इशू था, लेकिन वो उस इशू को टैकल करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो साथ लेकर आते हैं। सो अगर तो आप तैयारी के साथ आए, मैंने मतलब जो तजर्बा रहा है ज़िंदगी में वो यही है कि पहाड़ बड़े फेयर एंड ऑनेस्ट होते हैं। उनके जो भी चैलेंजेस हैं वो आपके सामने क्लियरली रखते हैं कि ये चैलेंजेस हैं। अगर वो चैलेंजेस किसी भी वजह से बढ़ रहे हैं तो, और आप उनका कोई हल निकाल के आते हैं, तो फिर आपका हल निकला हुआ है और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। हाँ, अगर आप उनको इजी लें, इट्स ओके, डजंट मैटर, हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो फिर यस, फिर इट कैन बी रियली रियली डेंजरस, इट कैन बी रियली। मैं यही सोच रही थी साथ, क्योंकि मुझे किसी ने ये कहा था कि डेजर्ट और माउंटेन्स जो है ना, और पानी, इनको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि विल मैनेज, देखा जाएगा, कोई मसला नहीं। अच्छा, इन द एंड साथ 30 सेकेंड्स के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो कोह पैमाई का शोबा है उसके अंदर वैसे तो बड़े हमारे पास नाम मौजूद है, लेकिन क्या बेहतरी आ सकती है, कौन से फैसिलिटीज़ मौजूद है, कहाँ पर मजीद काम करना चाहिए? इन 30 सेकेंड्स अगर आप कुछ ऐड कर सकें। जी, बहुत सारी बेहतरी आ सकती है। हमारे सबसे पहले तो ये कि पॉलिसीज जो हैं वो ऐसी होनी चाहिए जो टूरिज्म को, बिकॉज माउंटेनियरिंग माउंटेन टूरिज्म के साथ जुड़ा है, तो आने वालों जितने टूरिस्ट आएंगे उनके लिए वीज़ा पॉलिसीज आसान होंगी, उनके लिए सिक्योरिटी पॉलिसीज आसान होंगी। जितना कुछ आसान होगा उतना पाकिस्तानी माउंटेनियरिंग शोबे को फ़ायदा होगा। नंबर 1 एक पहलू उसका ये है। दूसरा ये है कि हमें ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो हमें माउंटेनियरिंग स्कूल, IFMGA ट्रेनिंग्स जितनी भी ज़्यादा वो होंगी, जितने हमारे लोग स्किल्ड ज़्यादा होंगे, उतना ज़्यादा उसमें बेहतरी आएगी। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जिस पे अगर काम किया जाए तो इंशाल्लाह, क्योंकि माउंटेन्स पाकिस्तान में है, माउंटेन्स कम्युनिटी पाकिस्तान में है, बहुत स्ट्रॉन्ग माउंटेनियर्स हैं, उनको सिर्फ पॉलिश करने की जरूरत है, तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है इंशाल्लाह। बहुत कुछ बेहतर हो सकता है इंशाल्लाह। हमारी भी यही दुआ भी है, हमारी अपील भी है उन तमाम इदारों से जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इसके ऊपर काम करने के लिए। साथ थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। आई होप आप जल्दी से ठीक हो जाएं और दोबारा से निकल पड़ें पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो सफ़र है वो कुल है और मंजिल जो है तो सफ़र जारी रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ सदफ मौजूद थी। सदफ, थैंक यू सो मच, यू आर इंस्पिरेशन। इतना चैलेंजिंग हेल्थ इशू होने के बावजूद आप रुकी नहीं है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मोटिवेटिंग भी है। थैंक यू सो मच। अब एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जी। ब्रेक से वापस तो एक और अहम इशू हमारे पास है जो कि कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन उसके अंदर हमारी कामयाबी हुई। पाकिस्तान और भारत के इशू की मैं बात कर रही हूँ, उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
खुश आमदीद एक मरतबा फिर। सुबह से आगे आप देख रहे हैं और अब हम बात करने लगे हैं पाकिस्तान और भारत का कॉन्फ्लिक्ट बुनियाद मरसूस, जिसमें पाकिस्तान ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की और ये कामयाबी हासिल करने के बाद पाकिस्तान अब हाथ पर हाथ धर के बैठा नहीं है। पाकिस्तान ने ये सोचा है कि भारत ये जो हर कुछ अरसे के बाद शुरू कर देता है ना कि भारत में अटैक हो तो फौरी तौर पर बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देता है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि अब ठीक है, हम इसको अच्छी तरह से ना इसको पहुंचा के आते हैं जहां पर पहुंचना चाहिए। खैर जी, अभी जारियत आपको पता है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको भी मंसूख किया है भारत ने। उसके बाद जो अक़वाम मुत्तहिदा है उसके अंदर जो रेजोल्यूशंस मौजूद हैं कश्मीर को लेकर, इन सारे मामलों पर बात करने के लिए पाकिस्तान ने अब कोशिश की है और एक वफ्द जो है 9 रुकनी वफ्द वो अमेरिका पहुंच चुका है, जिसको पाकिस्तान ने तश्कील दिया था ताकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ पूरी दुनिया तक पहुंचा सके। आज से ये जो वफ्द है अपनी मुलाकातों का आगाज़ करेगा। इससे पहले कि मैं अपने गेस्ट की तरफ जाऊं, थोड़ा सा ज़रा बैकग्राउंड बता देते हैं कि इस वफ्द की क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कर रहे हैं, जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान के साथ हफ्ते को न्यूयॉर्क पहुंचे थे। जबकि वफ्द के दीगर 7 अरकान, जिनमें हिना रब्बानी खर साहिबा हैं, जलील अब्बास शिलानी साहब हैं, मुसद्दिक मलिक हैं, खुर्रम दस्तगीर खान हैं, फैसल सब्जवारी हैं, बुशरा अंजुम भट्ट हैं और तहमीना जंजुआ ये गुज़श्ता रोज़ यानी कि कल न्यूयॉर्क पहुँच चुके हैं। और वफ्द आज सबसे पहले जो मुलाकात करेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो मुलाकात है अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तकिल मंदूब फुकोंग, उनसे मुलाकात करेंगे, जिससे वो जंगबंदी के बावजूद भारत की जानिब से जो अभी भी इश्तियाल अंगेज़ी की जा रही है उसका मुकद्दमा रखेंगे सामने। और वक्त ये भी जोर देगा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एक जामे मुज़ाकरात का अमल है, जिसके बारे में जब ये जंगबंदी हुई थी कहा गया था कि बातचीत की जाएगी। अच्छा, इन तमाम मामलात के ऊपर जो है ना इस वक्त ने बात करनी है। इस पर ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरह से ये पाकिस्तान के लिए बेहतर हो सकता है और पाकिस्तान के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त का जाना और जाकर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखना, बात कर लेते हैं। हमारे साथ साबिक़ सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो कितनी अहमियत, इसकी अहमियत हम अक्सर और बेशतर अपने शो के अंदर डिस्कस करते रहे, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या कितना अहम फैसला था इस 9 रुकनी वफ्द की तश्कील और उसके बाद इस 9 रुकनी वफ्द का जाना और दुनिया के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ रखना इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। ये फैसला भी बड़ा अहम था और ये हमारी मजबूरी भी थी, इसलिए कि इंडिया पहले अनाउंस कर चुका था कि शशि थरूर की सरबराही में वो अपना डेलीगेशन भेजेगा और हमें ये भी पता था कि उनका डेलीगेशन दुनिया में क्या करने जा रहा है। और अब वो बात आश्कार हो चुकी कि वो वही राग अलापने गया है और शुरू कर दिया है उन्होंने काम, और वो है कि काउंटर टेररिज्म के हवाले से और बहाने से वो हमेशा से जो इल्ज़ाम तराशी होती रही है कि पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में और वो स्टेट स्पॉन्सरशिप ऑफ द मिलिटेंट्स, ये उनका महवर है। और दूसरा महवर उनकी जो इंडियन उसका है डेलीगेशन का, वो है कि पाकिस्तान को किस तरीके से माशी तौर पर मजीद दबाव में रखा जाए। और वो FATF मल्टीलैटरल फोरम्स पर भी वो आउटरीच करके वो यही कह रहे हैं कि दोबारा ग्रे लिस्ट में, जो कि ऑब्वियसली इट्स नॉट सो ईजी। अब हमारा डेलीगेशन जाहिर है वो भी काफी भारी भरकम मजबूत वो भी है और वो अपना नैरेटिव लेके इसी को काउंटर करने के लिए गया है कि इंडिया ये राग लापता है, जबकि इंडिया ने, जैसा कि आप अपने इंट्रो में भी बता रही थी कि इंडिया तो जो हरकतें कर रहा है वो इंटरनेशनल कानून के खिलाफ वर्जी, सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस की खिलाफ वर्जी और साथ में दुनिया के जितने भी इंटरनेशनल लॉज हैं। मेरा इशारा है इंडस वाटर ट्रीटी की तरफ कि अपने तौर पर सस्पेंशन में डाल दिया और वो हरकतें शुरू हो गई हैं। कभी पानी ज्यादा खोल देता है, कभी पानी कम कर देता है, चिनाब में पानी का बढ़ाव अचानक बढ़ जाता है नंबराला पे। तो ये तमाम चीजें हमने पहले से बिल्कुल बता दिया है कि ये हमारी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगी और ये हमने 24 तारीख को अपने सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी में बता दिया था कि अगर पानी रोका, रुख मोड़ा या कोई हरकत की तो फिर इस तरह होगा। और यही चीज साहिर शमशाद साहब जो हमारे जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है उन्होंने सिंगापुर में बता दिया शंघाई 20th कॉन्फ्रेंस में। और उसके अलावा जो इंडिया झूठ बोलता रहा है कि उनका कोई जहाज नहीं गिरा है और उन्होंने बहुत कोई फन्ने खानी की है और बहुत उन्होंने कामयाबी हासिल की है, वो तो पहले आश्कार हो चुका है। सिर्फ उसको हमारे डेलीगेशन ने बिलावल भुट्टो की सरबराही में जो गया है मजीद, क्योंकि अब तो मानना शुरू कर दिया है। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर हम देख रहे हैं
कि जो उनके फोर्सेस के ऑफिशियल्स हैं वो भी इस चीज़ को मान रहे हैं कि जी हाँ जहाज़ गिरे थे, चाहे वो मेजर गौरव आर्या हो या फिर दीगर उनके जितने भी जर्नलिस्ट हैं बड़े बड़े नाम हो, वो मानना शुरू हो गए हैं कि वाकई में जहाज़ राफेल गिराए हैं पाकिस्तान ने। अच्छा, एक और पॉइंट भी है मेरा डॉक्टर साहब, वो ये कि इससे ये कोई पहली दफ़ा तो है नहीं, इससे पहले भी कई मरतबा भारत इस तरह की हरकतें कर चुका है और उसके ऊपर पाकिस्तान डेफिनेटली फ़ौरन से बड़े अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करता था, रिस्पॉन्सिबली रिस्पॉन्ड करता था, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम उसको भूल जाते थे। लेकिन भारत जो है वो लॉबिंग, हमेशा से हम ये कहते हैं भारत की लॉबिंग बड़ी मजबूत रही है और पाकिस्तान के खिलाफ वो जहर जो उगलता है दुनिया उसको सुन भी रही होती है और उसके रीजंस जो हैं वो डिफरेंट है कि वो मार्केट बहुत बड़ी है। अब आपको हम लेकिन देख रहे होते हैं उसको जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उसको एज एन एक्स एम्बेसडर या फॉर्मर एम्बेसडर इसको किस तरह से देख रहे हैं कि पाकिस्तान इसको परसू कर रहा है या इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है कि इसको परसू किया जाना चाहिए ताकि वंस एंड फॉर ऑल इस मामले को हल किया जा सके? जी हाँ, डिप्लोमेसी नाम है कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी का। हमें कंसिस्टेंसी में थोड़ी हमारी कमाईगी रह जाती है, लिहाजा वो जो आपने गुफ्तगू की है इस मर्तबा हमें इंटीग्रेटेड तरीके से, जिस तरीके से जंग हमने इंटीग्रेटेड तरीके से फिजाओं से, खिलाओं से, जमीनी अहदाफ हासिल करके हमने तमाम जंग जीती है, इस मर्तबा इसी तरीके से हमें ऑल इनकम्पसिंग कैंपेन करना पड़ेगा। हमारी जितने भी फॉरेन मिशन हैं, ऐसा ना हो कि डेलीगेशन वापस आए और वो फॉरेन मिशन उस चीज को आगे ना लेके चल सके। फॉरेन मिशन से मुराद जो एम्बेसीज हमारी हैं, तो ये बात दुरुस्त है कि ये करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि हमें थोड़ी सी कमाईगी रह जाती है कि हम जाके वहां से सारी की सारी खबरें अपने चैनल्स पर, जो कि ठीक है अपने चैनल्स पर अपने मीडिया पे देते हैं, वहां का मीडिया इसको कितना कवर करता है यही आपका टेस्ट है। यही शशि तरूर वहां जिसको कोई एक्सपीरियंस है मीडिया का, जो कि यूनाइटेड नेशंस में मीडिया का इंचार्ज रहा है एज अंडर सेक्रेटरी जनरल, तो इस लिहाज से उसको काउंटर करने के लिए वहां के मीडिया से ज्यादा एंगेज करना पड़ेगा। ये तो रही बात पब्लिक डिप्लोमेसी की। ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के लिहाज से पाकिस्तानी डेलीगेशन यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के चीदा लोगों से मिल रहा है, कांग्रेस से मिल रहा है, उनके बाकी वज़रा से मिल रहा है और वहां के थिंक टैंक्स वगैरह से। तो इसमें दो पहलू को कवर करना चाहता है हमारा डेलीगेशन। पहला पहलू तो ये है कि जो वो नैरेटिव पेश कर रहे हैं उसको काउंटर करें। दूसरा पहलू ये है कि अपना मौक़िफ़ पेश करें कि इंटरनेशनल कानून की कैसी धज्जियां उड़ रही हैं। इसमें एक रोशन पहलू ये है कि इस मर्तबा जो आपने देखा कि दुनिया की कहीं से कोई नुक्ताचीनी नहीं आई, बल्कि हमारे मौक़िफ़ की पजीराई हुई है, हमारे मौक़िफ़ की तायीद हुई है ज्यादातर, और उसकी वजह से अब हमें ये एज तो हासिल है, लेकिन अब ये वॉर ऑफ नर्व्स एंड नैरेटिव वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अबाउट टाइम कि क्योंकि ऑलरेडी दुनिया जो है वो हमने उसको उस शहर में रखा है कि वाकई में हमारे पास ये बर्तरी हासिल है कि अपना दिफा कर सकते हैं और बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इन लास्ट 30 सेकेंड्स डॉक्टर साहब अगर आप बता सकें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर फोकस किया जाएगा। एक तो इंडस वाटर ट्रीटी हो गया, डेफिनेटली इसके ऊपर बातचीत होगी, फिर भारत का रवैया हो गया, मसला कश्मीर हो गया, क्या क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिनके ऊपर ये वफ्द जो है जाकर बात करेगा या करनी चाहिए? जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बिल्कुल वाज़ेह बता दिया और उसका अयादा किया है जो पहले हम कहते रहे हैं, और वो है कि ये डिस्प्यूट अगर रिजॉल्व नहीं हुआ तो ये हमें न्यूक्लियर थ्रेश पॉइंट की तरफ ले जाता है, जिससे कि दुनिया डरी हुई है, सहमी हुई है। तो इस चीज को किस वजह से हो रहा है? इंटरनेशनल कानून की धज्जियां, इंडस वाटर ट्रीटी मैं कहूंगा यहाँ, और दूसरा 17 के करीब कश्मीर पर जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन पास है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो इस मर्तबा रेजोल्यूशन जो आना चाहिए, जो कि दुनिया को भी फिक्र होगी, इंशाल्लाह उसको अमेरिका वीटो नहीं करेगा और नहीं करना चाहिए, इसलिए कि अगर वो रेजोल्यूशन आएगा चैप्टर 7 के तहत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के, तो उस पर इंडिया पर ज्यादा प्रेशर आएगा इम्प्लीमेंट करने के लिए, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी हो या वो कश्मीर का मसला हो। तो इस मर्तबा उस पर ज्यादा हमारे जैसे दामे दरहमे सुखने हर लिहाज से हमें इसके पीछे पड़ जाना चाहिए जो इस वक्त टेम्पो है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। लेट्स होप कि ये बातें हो रही हैं ये सिर्फ नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन ना हो, बल्कि अमली तौर पर भी इस मर्तबा कुछ हो जाए ताकि कश्मीर का मसला भी हल हो, उसके साथ साथ इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान का मामला जो है या पाकिस्तान के पानी का मामला जो है वो भी हल हो जाए। बहुत शुक्रिया करेंगे। डॉक्टर जमील अहमद खान हमारे साथ मौजूद थे। अब एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, साथ रहिए। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि ईद उल अज़हा से मुताल्लिक है, और ईद में आपको पता है कि चंद दिन, आई थिंक 4 दिन बाकी रह गए हैं, और जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोर से एक तो जारी होती भी हैं,
बहुत बड़ा पार्ट जो होता है ईद उल अज़हा की तैयारियों का वो ये होता है कि कुर्बानी का जानवर लेकर आना है। अब वो कुर्बानी का जानवर किस तरह का होगा, खुदा ना खास्ता उसके अंदर कोई मसला ना हो, कोई बीमार जानवर ना आपको दे जाए, या जो ये कहा जाता है कि भाई हमने ये कुर्बानी का जानवर पूरा साल तैयार किया है, इनको दूध, मक्खन, बादाम और पता नहीं क्या क्या खिलाए हैं। अब सवाल ये है कि कुर्बानी के जानवर जिनके अंदर बकरे हो गए या वेड़े हो गए जिनको कहा जाता है, वो तो ये सब चीज़ें खाते ही हैं, तो फिर कैसे वो ये क्लेम कर लेते हैं और पता कैसे चलेगा हमें जब हम जाएंगे कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के लिए कि उनकी सेहत ठीक है या नहीं, उनकी चाल ढाल ठीक है या नहीं। ये सब चीज़ें जो है ना उसको क्लियर करने के लिए, आपकी रहनुमाई करने के लिए, अपनी रहनुमाई के लिए हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिनसे मैं ब्रेक में भी कह रही थी कि जब वो किसी भी फैक्ट्री में, किसी बकरा मंडी में कहीं पर जाते होंगे ना, तो लोग कहते होंगे कि भाई अब हम जो है ना इस बंदे को तो बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं बना सकते, या जो इससे गाइडेंस लेकर आए ना उसको हम बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हमारे साथ मारूफ फूड एक्सपर्ट मोहसिन भट्टी साहब मौजूद हैं। आप सबके बहुत ही फेवरेट, बहुत ज़्यादा आप इनको पसंद करते हैं। सोशल मीडिया पर तो जो भी वीडियो डालने वायरल हो जाती है, तो हमने सोचा कि आज हम भी बुलाते हैं और अपने जो हमारे व्यूवर्स हैं ना उनकी रहनुमाई करवाते हैं भट्टी साहब से कि कैसे और कौन कौन सा जानवर जो है वो ठीक होगा, कौन सा जानवर ऐसा है जो ठीक नहीं है, अलामात कौन सी होंगी, ये भट्टी साहब से जानते हैं। भट्टी साहब थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहला मेरा सवाल जो है वो यही कि भाई पता कैसे चलेगा कौन सा जानवर जो है ना वो ठीक है। हम आगाज कर लेते हैं बकरे से। बकरे के बारे में कैसे पता चलेगा? वालेकुम सलाम आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अहम टॉपिक है, आज के दिन की बहुत ही ज़रूरत है ये। अब करना क्या है? सबसे पहली चीज़ आपने ये करनी है कि जब आप बकरा ख़रीदने के लिए जाएं तो आपने डे लाइट का इंतखाब करना है, रात को नहीं जाना। ठीक है। क्योंकि बहुत सी ऐसी खामियां जो बकरे में हो जाती हैं वो आपको रात के अंधेरे में मसनूई रोशनियों में आपको नज़र नहीं आएंगी, जो डे लाइट में आप देख सकेंगे। वो कैसे कैसे आपको मैं बताता चलता हूँ कि मिसाल के तौर पे आपको पता है कि बकरे अक्सर टकरे मारते हैं जी। अब जो टकरे मारते हैं उसमें इनके सींग टूट जाते हैं बाज़ औक़ात। अब वो जो सींग टूट जाते हैं तो उसकी वजह से बकरा जो है कुर्बानी के लिए डिस्क्वालीफाई कर जाता है। तो उसको एल्फी वगैरह के साथ जोड़ दिया जाता है, उसकी ऐसी रगड़ाई की जाती है कि वो पता नहीं चलता। उसके ऊपर कोई मेहंदी लगा दी जाती है, उसके ऊपर कोई गानी लपेट दी जाती है, उसको इस तरीके से छुपा दिया जाता है कि वो वहां से महसूस ना हो सके। लेकिन अब उसमें एक नुक्स तो आ गया। तो अगर आप रात की रोशनी में जाएंगे तो आपको वो नजर नहीं आएगा। ठीक है। आपने दिन की रोशनी में जानना है, उसके सींगों को अच्छी तरह देखना है कि जहां पे उन्होंने अगर कोई ऐसा कोई बकरा है भी तो वो जोड़ आपको बासानी नजर आ जाएगा। सही है। उसके बाद दूसरा ये है कि जब भी आपने बकरा खरीदना है तो आपने ये कोशिश करनी है कि उसको थोड़ा सा चला के देखना है, खड़े खड़े सौदा नहीं कर लेना। अब चलाने में क्या हिकमत है? वो ये होता है कि मुख्तलिफ शहरों से ट्रकों पर लोड होके ये बकरे मंडियों तक पहुंचते हैं। अब ट्रक की हाइट बहुत ज्यादा है, वहां से नीचे बकरे कहा जाता है कि छलांग लगाओ। उसमें छलांग लगाई उसने और उसकी हो सकता है पाँव मुड़ गया, उसकी टांग पे फ्रैक्चर हो गया, उसको इस तरह की कोई नुकसान हो सकता है उसका। अच्छा, और सारों का नहीं, जाहिर है किसी किसी का, लेकिन वो कोई ऐसा बकरा जिसको नुकसान हुआ वो आपके नसीब में तो ना आए। वो कुर्बानी के लिए तो डिस्क्वालीफाई कर गया अगर उसकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपको पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि आप उस बकरे को चंद कदम चलाएं। ठीक है। अच्छा, अब ये जब चंद कदम चलाएंगे ना तो वो जो पांव उसका डैमेज होगा, जख्मी होगा, जिस टांग पे चोट लगी होगी वो टांग जमीन पे नहीं लगा रहा होगा। ठीक है, ओके। क्योंकि उसको तो पता है ना कि ये मेरी दर्द का लिया, ये उसने उस पर जोर नहीं डालना। अब उन्होंने जो बकरा फरोश है उसने उसको वो पेन किलर खिला देनी है, उसको इंजेक्शन लगा देने हैं, उससे उसे दर्द तो महसूस नहीं हो रही लेकिन उसका जख्म तो ठीक नहीं हो गया, उसकी स्वेलिंग तो ठीक नहीं हो गई। तो आपने क्या करना है कि आपने उसकी जो टांगे हैं चारों, उनको आपने हाथ से पकड़ के यूं दबाना है। ठीक है। अच्छा, अब यूं दबाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर उसके टांग पे किसी जगह पे स्वेलिंग है तो वो भी आपको महसूस हो जाएगी, और जब आप यूं दबा रहे होंगे तो वो एकदम तड़प उठेगा। ओके। अब वो जब होएगा तो आपको पता चल जाएगा। 3 चीजें हो गई, एक दिन की रोशनी यहाँ से आप
दूसरा ये कि उसको चला के देखें, और तीसरा ये कि उसकी चारों टांगे जो हैं उनको अपने हाथों से पकड़ के देखें। अगर स्वेलिंग होगी तो भी पता चल जाएगा, या फिर अगर उसको तकलीफ होगी तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा भट्टी साहब, एक और चीज़ कही जाती है, लोग कहते हैं कि बड़े हमें जो है ना, अभी इसमें ये सवाल ले लें, उसके बाद आप कंटिन्यू कर लीजिएगा कि जी जितना हट्टा कट्टा जानवर होगा ना, उसका शायद जो गोश्त है वो भी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। ये भी एक मिथ है या वाकई में ऐसा होता है कि जानवर बहुत हेल्दी है तो उसका गोश्त भी हेल्दी होगा? अच्छा नहीं, ये देखिए, आप मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह स्मार्ट हैं, खूबसूरत हैं, अगर कोई हेल्दी बहुत मोटा इंसान हो तो क्या हम उसे हेल्दी कहेंगे? नहीं कहेंगे। मोटापा एक बीमारी है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, तो अब बकरे वाले केस में क्या होगा? बकरे वाले केस में क्या होगा कि ये लोग क्या करते हैं कि बकरे को बड़ा मोटा ताज़ा दिखाने के लिए, उसका वजन ज़्यादा दिखाने के लिए, ये उसको एक मखसूस किस्म का सप्लीमेंट है, एक दाला कह लें, एक उनकी एक ख़ास मसाला है, वो बकरे को खिला देते हैं। वो मुख्तलिफ अज्जा पर मुश्तमिल होता है। अब वो जब बकरा खा लेगा तो उसको एकदम बड़ी शिद्दत से प्यास महसूस होएगी, उसके बाद वो पानी बहुत ज्यादा पी लेगा। अच्छा, अब जब आपने बकरा खरीदने के लिए जाना है तो आपने देखना है कि अगर तो उसका पेट जो है वो एबनॉर्मली फूला हुआ है, ऐसे ढोल की शक्ल इख्तियार कर गया हुआ है, ठीक है, तो आपने वो बकरा नहीं लेना। ओके। वजह उसकी ये है कि वो जो उन्होंने उसको मसनूई जो है ना तरीके से उसका पेट फुलाया था, उसको ऐसी खुराक खिलाई थी, इसकी वजह से उसे डायरिया हो जाना है, उसे फूड पॉइजनिंग हो जानी है। आपने घर पे बकरे पाले नहीं है, आप जब लेके आएंगे आपसे संभाला नहीं जाएगा, बकरा बीमार होगा और हो सकता है वो कुर्बानी से पहले ही दुनिया से रुखसत हो जाए, आपके पैसे ज़ाया हो जाए। ओ भट्टी साहब, ये भी कहा जाता है कि कुछ तो वो बेसन वाला पानी भी पिला देते हैं, वो बेसन की प्रॉपर्टीज की वजह से अल्लाह भला करे तो आप माशाल्लाह खुद समझदार हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं। बिल्कुल जी जी बिल्कुल। अच्छा, अब उसके बाद अगली निशानी क्या करनी है? जिस जगह से बकरा अपना फुजला खारिज करता है, आपने उस जगह को भी गौर से देखना है। अच्छा, अब वहां पे क्या होगा? क्योंकि बकरे ने तो मेंगनियां करनी है और मेंगनियां उसकी सॉलिड होती हैं, लेकिन अगर उसमें फ्लूइड सेमी सॉलिड आ रहा है और उसकी स्किन के साथ चिपका हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि बकरा ऑलरेडी बीमार है, उसका पेट खराब है, उसे डायरिया फूड पॉइजनिंग हो चुकी हुई है। ठीक है, एक और सिम्टम आ गया। ठीक है, ये भी देखना तो ये भी आपने जी हाँ। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने बकरे के नथने जो है उन्हें गौर से देखना है। अब जो नथने है, नाक उसका, अगर वहां से फ्लूइड बह रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो बकरा बीमार है। अच्छा, जितने सिम्टम्स बता रहे हैं ना भट्टी साहब, मुझे लगता है नेटफ्लिक्स की पूरी सीरीज इसके ऊपर बन सकती है। एक एपिसोड जो है ना वो एक अलामत के ऊपर बनेगी। अच्छा, जल्दी से मैं चाहूंगी कि हम थोड़ा सा जरा भेड़ों के बारे में भी बता दें और ऊंटों के बारे में भी बता दें कि उनकी हमने कौन कौन सी चीजें देखनी है जिससे हमें पता चले कि सेहतमंद जानवर है और हमारी कुर्बानी जो है ना वो हक के साथ हम अदा कर सकते हैं। उनके बारे में भी जरा बता दें। जी अच्छा जी, अब आप ये देखें कि बड़े जानवर पे, अब मुझे ये बताएं कि बहुत सारी ऐसी आजकल आपको वीडियोस सोशल मीडिया पे भी नजर आ रही हैं, हमारे मेन स्ट्रीम चैनल्स पर भी नजर आ रही हैं, जिसमें वो बताते हैं कि मंडी में ये जो है ना रुस्तम हिंद आ गया है, रुस्तम पाकिस्तान आ गया है, ये जो है उसकी कैट वॉक कराई जा रही है, उसके साथ ऐसी मॉडल्स भी हैं उसके साथ, और उसकी बोली लग रही है 4-4, 5-5 करोड़ ऐसे ही। जी, अब आप मुझे ये बताएं आयशा कि हम जानवर जो है कुर्बानी के लिए लेते हैं या नमूदो नुमाइश के लिए लेते हैं? बस यही तो एक मसला है। ये शो ऑफ जो है ना हमारे यहाँ पे वो बहुत ज्यादा महसूस होने लगी है, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। हाँ जी, हमने तो कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए करनी है भाई। अगर आपको अल्लाह पाक ने ज्यादा इस्तात दी है तो आप ज्यादा कुर्बानियां कर लें और ज्यादा लोगों में आप गोश्त तकसीम कर दें। आप ये काम तो कर सकते हैं ना, लेकिन ये ना करें कि आप 2-4 करोड़ रुपए का एक ऐसा जानवर लेके आते हैं
कि जो सेहतमंद ही नहीं है, जिसका गोश्त आपकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है, आप सिर्फ उसको इसलिए लेके आते हैं कि आप उसे अपने मोहल्ले में फराएंगे, लोग आके उसके साथ सेल्फियां लेंगे, आपका सर फख्र से बुलंद हो जाएगा, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, तो आप लोगों को तो राजी कर लेंगे। लेकिन मेरा ये ख्याल है अल्लाह के नजदीक तो ये तरीका मुनासिब नहीं है। बिल्कुल ऐसे इस पे ज्यादा अच्छी रोशनी डालेंगे, मैं तो गुनाहगार आदमी हूँ। जिस तरह के जानवरों की हम बात कर रहे हैं, ये मुख्तलिफ कैसे होते हैं या फिर इनकी कीमतें इतनी ज्यादा क्यों होती हैं? और ये भी जरा बताएं कि कैसे इनका उसके लिए होता क्या फायदेमंद नहीं है। जी अब मुझे ये बताएं कि आपने अक्सर जब इस तरह की वीडियोस आपकी नजर से गुजरी होंगी तो उनके बयानात क्या होते हैं? हम इन्हें मक्खन खिलाते हैं, हम इन्हें दूध पिलाते हैं, ये इतने किलो रोज बादाम खाता है, यही कुछ बताते हैं ना जी। ऐसे ही है। ओ भाई, वो जो जानवर है उसकी खुराक तो चारा है, उसकी खुराक तो मक्खन है ही नहीं, ठीक? उसकी खुराक तो ये बादाम और ये चीजें नहीं है, उसकी खुराक ये कोल्ड ड्रिंक नहीं है उसकी, जो हम उसे यहाँ पे बता रहे होते हैं। अब होता ये है कि देखें कि एक 800 सीसी की गाड़ी है, उस गाड़ी का जो फ्रेम है वो 800 सीसी के लिए डिजाइन किया गया। अगर उसके ऊपर आप एक 4000 सीसी गाड़ी की बॉडी रख देंगे तो क्या वो 800 सीसी वाली गाड़ी चल पाएगी? वाह वाह, बहुत बहुत अच्छा, अच्छी मिसाल आपने दी है। बिल्कुल सही है। तो भट्टी साहब, क्या फिर देखना है हमें? वेड़े के अंदर वेड़ा खरीदते हुए क्या देखना है कि जानवर ठीक है? हाँ जी, अब उसमें यह है कि आप देखें कि वो जो जानवर है वो तो चलने फिरने से बेजार है। उसमें अल्लाह पाक ने अब दाना दुनका चुनने के लिए जो है ये मुर्गी जो है, अब मुर्गी आपको पता है जो ब्रायलर कितनी तेजी से वेट गेन करता है। एक दिन का चूजा उसको ब्रायलर की फीड दें, वो 30-32 दिन में मुर्गी बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो एनाबॉलिक्स हैं, ये जो उसमें संख्या तक है, उसमें ऐसी खुराकें हैं, ये जो वेड़े हैं इनको खिलाते हैं, इससे उनका जिस्म फूल जाता है। ओके। अब वो इतना ज्यादा फूल जाता है कि वो उसके बाद वो खुद चलने से आवाज़ है, वो बता रहे हैं, वो आपको बताना चाहते हैं, लेकिन हम उनकी बोली नहीं समझते हैं, वो मुसलसल अजियत में है। यानी भट्टी साहब, हम ये समझें कि कोई भी जानवर अगर जो है वो मामूल से हटकर अगर हमें बहुत ज्यादा हेल्दी या बहुत ज्यादा फैला हुआ नजर आ रहा है तो वो हेल्दी नहीं है बेसिकली, हम ये समझें। सही समझ रही हूँ मैं? जरा ये अल्लाह भला करे आपका। बिल्कुल, आप बड़ी सादी जी, बिल्कुल ठीक। आप देखें हमारे इर्द गिर्द में एक बहुत मोटा शख्स हो कोई, जो चंद कदम नहीं चल सकता, जो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता, जो यहां से उसे मोबिलिटी में बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्या हम उसे हेल्दी कह सकते हैं? वो तो बीमार कहेंगे। उसके अंदर तो ऐसी बीमारियां हैं, उसका गोश्त, ये जिन्होंने करोड़ों रुपए दे के वो जानवर लेके आए हैं, वो तो अपने घर में भी बीमारियां लेके आए हैं। चंद एक किस्में ऐसी हैं कि जिनका कुदरती तौर पे कद काठ बहुत बड़ा होता है। ठीक है भट्टी साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमेशा की तरह आपने इस सेगमेंट के थ्रू भी लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प की है, एंड वंस अगेन वक्त देने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हम आपको तंग करते हैं, सुबह उठा देते हैं, आई होप आगे भी हम ऐसे ही आपको तंग करते रहेंगे ताकि आप हमारी रहनुमाई करते रहें। मोहसिन भट्टी साहब, द फूड, एक मारूफ फूड हमारे साथ मौजूद थे, और हमारे टेक अवेज क्या हैं इस सेगमेंट से, वो ये कि जब आपने कुर्बानी का जानवर लेने के लिए जाना है तो दिन की रोशनी में जाना है, कुर्बानी के जानवर को आपने चला के देखना है, फिर अगर बकरा ले रहे हैं तो उसकी टांगे जो है उनको चेक करके देखना है, और अगर कोई भी जानवर आपको मामूल से हटकर या मामूल से ज़्यादा फैला हुआ, चौड़ा और मोटा नज़र आए तो वो हेल्दी नहीं है, क्योंकि ये ठीक नहीं है, इस तरह से होते नहीं हैं जानवर। उनको इस तरह की फीड्स दी गई हैं जो उनके लिए ठीक नहीं है, अगर आप ख़रीद कर लाएंगे तो वो आपके लिए बीमारी का बाइस बनेंगे। एक मरतबा फिर से शुक्रिया अदा करेंगे मोहसिन भट्टी साहब का। एक और अहम मसला जो है ना वो ये कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, और जब आप कुर्बानी का जानवर लेने जाते हैं तो हमें नज़र आ रहा होता है कि गर्मी की वजह से भी जानवर बहुत ज़्यादा निढाल हुए होते हैं। जानवर, अब इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा निढाल हुए हैं। और मई के महीने के बारे में ये कहा गया है
क्लाइमेट चेंज की वजह से कह लें, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कह लें, ये जो तब्दीलियाँ आ रही हैं ना मौसमियाती, मई का महीना मामूल से ज़्यादा गर्म रहा है और अब ये कहा जा रहा है कि जून के महीने के अंदर शायद बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की हीट वेव भी आ सकती है। तो जब ये खबर हम तक पहुंची, हमने सोचा कि लोगों को बताना चाहिए कि कैसे आपने अपना ख्याल रखना है और किस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हैं इस तरह की हीट वेव से। इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक की तरफ जाना है हमें। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ डॉक्टर साहिबा मौजूद होंगी, उनसे बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदीद आपको कहेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको बता दिया था, थोड़ा सा ज़रा प्रीएम्बल दे दिया था कि हम किसके बारे में बात करेंगे। जून का महीना शुरू हो चुका है, आज 2 तारीख है और ये कहा जा रहा है, फोकास्ट ये है कि शदीद हीट वेव जो है ना वो आ सकती है। अब हीट वेव के अंदर बचना कैसे है और हीट वेव कैसे हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है और हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर सादिया मुस्तफ़ा साहिबा। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ग्लैड टू हैव यू ऑन द शो। सबसे पहले तो व्हाट इज़ हीट वेव? इसको हम पहले भी कई मरतबा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये हीट वेव किस तरह से हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है? देखिए, हीट वेव तो तब होती है जब एक टेम्परेचर परसिस्टेंटली हाई रहता है एनवायरनमेंट का। जब ये टेम्परेचर हाई होता है तो ये हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है। हमारी बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जब हीट उसके ऊपर इफेक्ट तो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर हाई होना शुरू हो जाता है। ठीक है। जब वो ख़ास लेवल से ऊपर चला जाता है तो हमारी बॉडी का कूलिंग सिस्टम जो है जो शट डाउन होना शुरू हो जाता है। ये ऐसे ही है जैसे गाड़ी का इंजन बहुत ओवर हीट हो जाता है और फिर उसकी वजह से गाड़ी बंद होना शुरू हो जाती है या गाड़ी में प्रॉब्लम होता है। इसी तरह जब एक्सेसिव हीट हो जाती है हमारे सिस्टम के अंदर तो हमारा सिस्टम शट डाउन होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से 2 स्टेप्स में इफेक्ट होता है। फर्स्ट स्टेप ये होता है कि पहले आपको हीट एग्जॉशन होती है और उसके बाद हीट स्ट्रोक हो जाता है। अब हीट्स एग्जॉशन ये होती है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपको वार्निंग साइंस मिल रहे हैं। इंसान जो है वो नोज़िया फील करता है, डिजीनेस होती है, गर्मी बहुत लग रही होती है, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, आपकी बॉडी आपको बता रही होती है कि टेम्परेचर ऊपर जा रहा है और इंसान बहुत टायर्ड, फटीग और जस्ट निढाल जिसे कहते हैं उस तरफ, इसको हीट एग्जॉशन कहते हैं। आप एग्जॉस्ट हो रहे हो। ठीक है। तो इस पे आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि समथिंग इज हैपनिंग। एग्जैक्टली, कि हीट इज नाउ नेगेटिवली अफेक्टिंग यू। उसके बाद अगर वो उस स्टेज पे कंट्रोल ना हो तो वो नेक्स्ट स्टेज पे चला जाता है कि जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल आपका नॉर्मल टेम्परेचर 97.6 फ़ारेनहाइट होता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर 104 से ऊपर चला जाए क्योंकि एक्सटर्नल हीट ने आपकी बॉडी को इतना हीट अप कर दिया कि अब आपका टेम्परेचर बहुत हाई हो गया। ठीक है। तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है। ये फीवर जैसे सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि फीवर में भी होता है 102 बुखार है या 103 बुखार है, या फिर अगर हीट स्ट्रोक अगर आपको हो गया या हीट वेव बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, ये डिफरेंट चीज़ है। देखिए वो उसमें आपको फीवर भी होता है क्योंकि एक्चुअली आपका बॉडी का कोर टेम्परेचर हाई होना शुरू हो जाता है ना, तो सबसे जो पहली चीज़ आपको फील होती है कि आप बहुत हॉट हो जाते हैं, आपको बुखार हो जाता है, आप और एक्सट्रीम कंडीशंस में तो ये होता है कि एक्चुअली इतनी हॉट हो जाते हैं कि अब स्वेटिंग भी ख़त्म हो जाती है, आप स्वेट भी नहीं कर रहे होते। फिर आप कुछ लोग जो होते हैं बेहोश हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बहकी बातें करते हैं और वो एक एक्सट्रीम इमरजेंसी होती है। यहाँ तक जब बात पहुँच जाती है तो दिस इज़ एन इमरजेंसी, अ पर्सन नीड्स टू गो टू हॉस्पिटल। ठीक है। अच्छा, एहतियाती तदाबीर जो हैं वो ज़रा बताएं क्या हो सकती हैं आपको फील? एक तो ये है कि ऑलरेडी फोकास्ट आ जाती है सामने कि भाई हीट वेव जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो अपना ख्याल रखना है, क्या क्या किया जा सकता है। एंड वंस आपको फील हो कि समथिंग इज़ हैपनिंग और उसके असरात नज़र आ रहे हैं, तो उस सूरत में क्या करना है? बिल्कुल, तो एक तो यही बात है कि लुक एट द नॉर्मल फोरकास्ट कि आज का दिन कैसा है और आज की अगर हीट वेव की फोरकास्ट है तो पहले से आप उसके लिए प्रिपेयर कर लें। ठीक है। और दूसरा ये लिसन टू योर बॉडी एज वेल। ऑब्वियसली अगर आपकी बॉडी उसका हीट का इफेक्ट ले रही है तो उसको सुने। लेकिन जनरली जो हीट प्रिवेंशन के जो रूल्स हैं वो 3-4 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। एक तो ये है कि अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें। जैसे आपकी बॉडी भी जब वो गाड़ी के, जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि आप पानी डाल रहे होते हैं ना रेडिएटर को गाड़ी को कूल डाउन करने के लिए, इसी तरह आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी पिएँ। पानी के अलावा आप उसमें चूँकि आप इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत लूज़ कर रहे होते हैं तो आप ORS का इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन नींबू पानी, लस्सी, जस्ट इंक्रीज ड्रिंकिंग। ठीक है। और दूसरा ये है कि कॉफ़ी, चाय वैसे तो गर्मी में लोग कम पीते हैं लेकिन इनसे भी डिहाइड्रेट करते हैं, इनसे अवॉइड करें। ठीक है। ठीक है। दूसरा ये है कि जो अवॉइड करें गर्मी में बाहर जाना। जैसे 11 से 4 बजे के दरमियान में बहुत ज़्यादा हीट होती है, डायरेक्ट सनरेज आपको पड़ रही होती हैं, कोशिश करें कि ना जाएं बाहर। देयर आर पीपल जो अवॉइड नहीं कर सकते, जिनका काम ही ऐसा है, जिनको बाहर जाना है, लाइक हमारी ट्रैफिक पुलिस एहलकार हो गए, ड्राइवर्स हो गए, सिक्योरिटी वाले हो गए और बहुत सारे लड़के जो एग्जैक्टली, उन लोगों के लिए क्या डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होंगी अपने आप को महफूज करने के लिए, या पानी का इंटेक कैसे वो अपने आप को मजीद हाइड्रेटेड रखें?
इन कंपैरिजन टू दोस्त जो घर में बैठ के, ऑफिस में बैठ के, एसी में बैठ के काम कर रहे हैं? देखें वो बहुत, और आई रियली फील फॉर पीपल हु आर ऑन द रोड एट दैट टाइम। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ठंडे कॉटन के खुले कपड़े पहने, और स्पेशली जिन लोगों की जो यूनिफॉर्म्स होते हैं उनको दिस अ कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि गर्मियों में आप उनको ठंडे कॉटन के क्लोथ्स दें। और फिर अगर आपका टेम्परेचर ऊपर जा रहा है तो अपना ठंडे पानी से गर्दन पे, बाजुओं पे ठंडे पानी वाला कपड़ा रख के उसको टेम्परेचर नीचे जाने की कोशिश करें। सर अपना कवर रखें, अपने हैट्स यूज़ करें, सन क्रीम यूज़ करें, अपना सन ग्लासेस यूज़ करें, और शेड में जाएं, राइट, और ब्रेक्स लें। सो दिस इज़ अगेन अ कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके जो एम्प्लॉयर्स हैं दे शुड रोटेट द शिफ्ट। अगर एक बंदा इतनी देर धूप में काम कर रहा है तो उसको फिर ब्रेक दे, वो थोड़ी देर शेड में जाए, वो पंखे के आगे बैठे, अपने आप को कूल डाउन करे, ताकि वो बात जो है वो एक्सट्रीम तक ना। बिल्कुल ऐसे ही है ना, जैसे आपने कहा, आई रियली फील फॉर देम टू, कि मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा सख्त ड्यूटी जो है ना वो किसी की भी नहीं हो, यूनिफॉर्म इतने ज़्यादा लेबरर्स जो हमारी लेबर क्लास। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, एक तो ये कि आपने जिस टाइम पे हीट वेव है और आप यूर नॉर्मल, आपको मसला कोई नहीं है, तो उसकी डाइट के बारे में हमने बहुत मरतबा बात की है। मैं ये चाहूँगी कि आपको ये वाले सिम्टम्स आ गए हैं, आपको हीट वेव की वजह से हीट स्ट्रोक हो गया है, या नाउ यू आर रिकवरिंग, उस सूरत में आपकी डाइट किस तरह की होनी चाहिए? अगेन डाइट का वही मेन इंपॉर्टेंट जो है वो पानी का इस्तेमाल है, ORS का इस्तेमाल है, वो तो है ही है। ठीक है। उसके अलावा आप जो फूड भी इस्तेमाल करें, ख़ासतौर पे फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। फ्रूट्स वो यूज़ करें जिनमें ज़्यादा पानी है, जैसे तरबूज जो है, वाटरमेलन इज़ वेरी गुड, दही इस्तेमाल करें। इसी तरह लीमू पानी मैंने आपको बताया, और खीरा हो गया। ये चीज़ें, एक तो कूलिंग इफेक्ट होता है इनका। फ्रूट या फ्रूट जूसेस ज़्यादा बेहतर क्या रहेगा? जूसेस और फ्रूट इज़ द सेम। फ्रूट खाना इज़ बेटर, ठीक है। फ्रूट जूसेस जब हम निकालते हैं तो उसमें से एक तो बहुत सा फाइबर उसका ज़ाया कर देते हैं, फिर दूसरा उसमें हम चीनी वगैरह भी डालते हैं, विच इज़ ओके। आपने एंड में कंज्यूम करना है, वट एवर इज़ द वे यू कंज्यूम इट, जस्ट ले लें उसको, वो लेना बहुत ज़्यादा। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। डॉक्टर सादिया हमारे साथ मौजूद थी, और काफ़ी कुछ ऐसा दिया जिससे आपको आई एम श्योर, क्योंकि मुझे तो फ़ायदा हुआ, मैंने 2-3 पॉइंट्स अपने दिमाग के अंदर सेव कर लिए कि कैसे अपने आप को महफूज रखना है। बट अगेन, जो लोग बाहर हैं, जिनका काम ही ऐसा है कि वो बाहर निकले बगैर नहीं रह सकते हैं, उनको जाना ही पड़ेगा काम करने के लिए, उन लोगों को ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं सनलाइट में भी, और ज़्यादा हीट स्ट्रोक या हीट वेव उनको अफेक्ट कर सकती है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। आगे बढ़ जाते हैं और कुछ क्रिकेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हमने क्रिकेट को डिस्कस करना है, क्योंकि पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया है, एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया। बांग्लादेश को क्लीन स्वीप कर दिया है। 3 T20 सीरीज़ ये थी, उसके अंदर तीनों मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं, और आखिरी मैच में क्या ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया पाकिस्तान ने जनाब। 7 विकेटों से शिकस्त दे दिया बांग्लादेश को। आपको पता ना, बांग्लादेश आ नहीं रहा था ये पाक इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के बाद, लेकिन उसके बाद हमने बड़े अच्छे तरीके से उनसे बातचीत की। जो चेयरमैन PCB हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने जाके उनसे गुफ्तगू की, उनका एक वक्त यहाँ पर आया, और सारी बातचीत के बाद फाइनली वो पाकिस्तान आए, और आकर हमने फिर उनको हरा भी दिया। अब इसके अंदर जो हमारा मिडल ऑर्डर है उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, स्पेशली मोहम्मद हारिस का जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिन्होंने 107 रन बनाए, और उन्होंने T20 करियर की अपनी पहली सेंचुरी भी बना ली है, सिर्फ 46 गेंदों के ऊपर। प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ भी इनको करार दिया गया। एंड देन अगर हम बात करें साइम अयूब की, फाइनली ही इज़ बैक। इंजरी के बाद बड़ा मुश्किल हो रहा था उनके लिए, और बार बार हम जिक्र कर रहे थे कि भाई साइम अयूब क्यों फॉर्म में वापस नहीं आ रहे हैं। उन्होंने 4 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 45 रन बना लिया। पाकिस्तान की ये परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मज़ीद बेहतरी करनी चाहिए? हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मल क्रिकेटर हैं यासिर हमीद साहब, उनसे बात करते हैं इस बात। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले हाउ डू यू फील पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस को देखते हुए? पाकिस्तान ने काफ़ी अर्से के बाद, स्पेशली PSL के बाद, अच्छा परफॉर्म किया इंटरनेशनल क्रिकेट में। हाँ जी, बिल्कुल, वेरी गुड परफॉर्मेंस आफ्टर PSL। मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान जो है वी आर लुकिंग अहेड, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप भी है, और T20 वर्ल्ड कप की अगर उस तनाज़र में बात करें प्रिपरेशन के हवाले से, तो इट्स अ ग्रेट स्टार्ट फॉर पाकिस्तान। न्यू कैप्टन है, एक न्यू लुक लग रही है टीम की, नए प्लेयर्स कुछ इंडक्ट हुए हैं, जिस तरह के हसन नवाज, बड़ी उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है PSL में भी, और अभी इस सीरीज़ में भी बहुत ही अच्छे लग रहे थे, वो बड़े कंट्रोल से खेले हैं। फिर उसके बाद मोहम्मद हारिस ने जिस तरह कल सेंचुरी स्कोर की है, जो मतलब जिस तरह सिलेक्टर्स उन पे और PCB जिस तरह एतमाद कर रहा है मोहम्मद हारिस पे, और जिस तरह उनको चांसेस मिल रहे हैं, तो उसको उन्होंने जस्टिफाई किया अपनी परफॉर्मेंस से। और एक अच्छे विकेट कीपर है, इंटेलिजेंट क्रिकेटर है, कप्तान बहुत अच्छे हमें जो है मिले हैं, जो कि
सिचुएशन के मुताबिक खेलना जानते हैं। जिस तरह अगर टेस्ट मैच हो तो टेस्ट मैच में वो टेस्ट मैच की तरह खेलते हैं, वनडे को वनडे की तरह। और T20 में उनका अगर आप स्ट्राइक रेट चेक करें तो बहुत इंप्रेसिव होता है। लाइक जिस तरह कल भी उन्होंने या इस सीरीज में 150 के तो बड़े हाई स्ट्राइक रेट से किए। तो आई थिंक काफ़ी सारी जो है पॉजिटिव्स नज़र आ रही हैं। अगर प्रॉमिस को चेक किया जाए तो पाकिस्तान प्रॉमिसिंग टीम लग रही है, एक यूनिट लग रहा है कि यार जिसमें अब और भी ज़्यादा मतलब जिस तरह एक ठहराव आ रहा है, मतलब उनकी परफॉर्मेंस में यंगस्टर्स आ रहे हैं बहुत बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अच्छा यासिर, एक चीज़ जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वो ये कि आर वी टू क्विक टू जज? अगर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो हम शायद तनकीद भी उतनी जल्दी शुरू कर देते हैं। अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हम फ़ौरन तारीफ़ करके उसको हीरो भी बना देते हैं। तो राइट नाउ जो हमारे यंगस्टर्स जिनकी आप बात कर रहे हैं या न्यूनेस की बात कर रहे हैं हमारी क्रिकेट में, हमें टीम में हमें नज़र आ रही है, हमें थोड़ा सा रुक के थोड़ा और ऑब्जर्व करना चाहिए कि ये जो हमारे यंगस्टर्स हैं ये आगे और कितना अच्छा खेलते हैं, डेप्थ कितनी है इनके अंदर। देखिए एब्सोल्युटली, अगर आपने एक प्लेयर के साथ परसिस्ट रहना है और आपने उसको आपने ये सोचा हुआ कि आपने उसको खिलाना है तो ऑब्वियसली आपने उसको कॉन्फिडेंस तो देना है, ठीक है, और आपने उसके बारे में अच्छा बोलना है और आपने उसको पॉजिटिवनेस देनी है, आपने उसका दिल बड़ा करना है। आगे जिस तरह मैंने हसन नवाज की बात की या हारिस हैं या कोई भी ऐसे यंगस्टर हैं तो वो अच्छी टीमों के अगेंस्ट ऑब्वियसली जब खेलेंगे तो उनसे गलतियां होंगी और वो एरर्स करेंगे। लेकिन मुझे हसन नवाज की एक बात तो जो अच्छी लगी है, बेहतर लगी है, वो ये है कि न्यूजीलैंड में जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया है, सेंचुरी की है, फिर उसके बाद कंसिस्टेंटली उन्होंने फेलियर्स लिए 3-4 इनिंग्स में, लेकिन उसको रिस्पॉन्स बहुत अच्छा किया उन्होंने पीएसएल में उन्होंने वो गलती नहीं दोहराई जो कि उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज में दोहराई है। इसका मतलब ये है कि ही वांट्स टू लर्न, ही वांट्स टू इम्प्रूव। तो दैट्स वाई मैं उसका बार बार नाम इसलिए ले रहा हूँ कि एक चीज नजर आ रही है आपको एक प्लेयर में कि देखिए गलती हर किसी से होती है, हर इंसान गलती करता है, हर प्लेयर गलती करता है, लेकिन उस गलती को आप सुधारते किस तरह हैं और आप वो दोबारा गलती करते, आपने उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाई, गलतियों से सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इन द एंड साइम अयूब के 45 रन, इसके ऊपर कोई कमेंट करना चाहेंगे आप? ही इज बैक। जी बिल्कुल, देखें साइम अयूब का मुझे लगता है कि ही नीड्स, क्योंकि वो खुद एक यंगस्टर है, उनकी अभी 2-3 सीरीजें ही हुई हैं, 4 सीरीजें हुई हैं, अनफॉर्चुनेटली उनको एक इंजरी हो गई जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो गया, क्योंकि वो एक फ्रॉम नोवेयर एक चीज उनको मतलब अल्लाह की तरफ से था, एक तकलीफ मिली है, लेकिन ये निकलेंगे तो he'll be better player, he'll be better cricketer इंशाल्लाह, और बहुत टैलेंट है उनमें, और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह फ्यूचर में वो he'll gain his confidence डेफिनेटली। वो एक जो है ना एक हमारे एक बड़े ज़बरदस्त प्लेयर है। बिल्कुल ऐसे, इंशाल्लाह हमारी भी यही दुआ है, क्योंकि ये इस तरह की कोई इंजरी हो जाए तो ये अल्लाह ताला की तरफ से होती है, एज यू सेड, बट ही इज़ वर्किंग ऑन इट और वो उससे वापस भी आ रहे हैं, और आई होप कि जल्द से जल्द हम कह सकें कि येस आर साइम अयूब इज़ बैक। बहुत शुक्रिया यासिर हमीद हमारे साथ मौजूद थे। हम साइम की इंजरी में बात कर रहे थे और उससे हमने सोचा कि अगला जो सेगमेंट है ना हमारा वो भी ज़रा आपकी हेल्थ से मुताल्लिक होना चाहिए कि कैसे आपकी हेल्थ जो है ना वो मुख्तलिफ इशूज़ से टैकल करती है, कितना उसके अंदर वक्त लगता है आपको रिकवर करने में अगर कोई मसला आपको हो जाए। एक ऐसा ही बहुत अहम मसला है, क्योंकि आपको पता है कि इस शो के अंदर हम आपकी हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं, वो ये है कि जिस्म में अगर यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो फिर क्या होता है, या सही मिकदार यूरिक एसिड की क्या होती है, अगर हद से बढ़ जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, या फिर कौन सी बीमारियां आपको हो सकती हैं। एक गुटिया जैसी बीमारी जो है ना उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे हो सकती है। अब इससे अपने आप को बचाना कैसे है, या कौन कौन सी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जिसकी वजह से आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है, इस चीज़ के ऊपर हमने बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नन अदर देन हकीम आगा अब्दुल गफ्फार साहब। आप अक्सर इनको देखते हैं हमारे शोज़ के अंदर आते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, आप लोगों की हेल्प करते हैं, बताते हैं कि कैसे आपने अपनी हेल्थ जो है ना उसको बेहतर करना है। आगा साहब थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छे हैं, ज़बरदस्त। यूरिक एसिड के बारे में ज़रा बताइए, कुछ लोगों से आप बात करें कैसी तबीयत है, बस यूरिक एसिड बढ़ गया, ये मुझे आज तक समझ नहीं यूरिक एसिड क्या होता है और कैसे अफेक्ट करता है आपकी बॉडी को। पहले 2 चीज़ों की वजाहत कर दूँ। ठीक है। यूरिक एसिड हमारे खून में पाया जाने वाला एक वेस्ट है। अच्छा।
और वो वेस्ट बढ़ता क्यों है, अगर हम इस पर बात करें तो शायद बेहतर बात होगी। दूसरी बात ये कि वेस्ट को निकालना किसकी जिम्मेदारी है, उसको हेल्प आउट हमें कैसे करना है। अगर हम दोनों पे बात कर लें यस अच्छा हो जाएगा। तो बात ये है कि जो क्रिस्टल बन रहे हैं ये बनाता है जिगर, लिवर। ठीक है, लिवर की हेल्प हम ऐसे कर सकते हैं कि हम विटामिन सी का इस्तेमाल करें। ओके। अब आप ये देखिए कि जब गर्मी का मौसम होगा, जब हमें महसूस होगा कि पानी के एग्जिट की ज़रूरत ज़्यादा है, अल्लाह का निज़ाम मार्केट में विटामिन सी के फल जो हैं उनकी मिकदार बढ़ा देगा। अब हमने विटामिन सी लेना है बिकॉज हमें लिवर की मदद करनी है। ठीक है। वो लोग जो सुबह के वक्त ये समझते हैं कि हमने गर्म पानी में शहद और नींबू डाल करके अपना वजन कम करने के लिए लिया है, मैं समझता हूँ कि शायद वही बेहतर करते कि अगर ये यूरिक एसिड को कम करने के लिए करते। अच्छा, आप इंटेंशन की बात कर रहे हैं, इस इंटेंशन के साथ करते, अगर इसके साथ करें तो ये ज्यादा फायदेमंद, ये ज्यादा फायदा देगा। यानी यूरिक एसिड को कम करने के लिए नींबू। ओके, ठीक है। इसलिए बिकॉज ऑफ लिवर, लिवर की हेल्प करने के, लिवर की हेल्प करेगा। प्लस ये कि अब निकालना किसको है, गुर्दे को। गुर्दे के नेफ्रॉन उस क्रिस्टलाइन वेस्ट को बेहतर तौर पे नहीं निकाल सकते अगर उनकी हेल्प पानी के साथ न की जाए। ओके। तो पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए। पानी का इस्तेमाल अगर आप ज़्यादा करते हैं तो उसका इंटरनेशनल मेयार क्या होगा? उसका इंटरनेशनल मेयार जो है वो ये है कि आप अगर जिस्म से पानी निकल रहा है, चाहे वो पेशाब की सूरत में, चाहे वो पसीने की सूरत में, अगर गर्मियों में आपको पसीना आ रहा है उसकी मिकदार का अंदाज़न तयन कर लीजिए। जितना पानी आपके जिस्म से निकल रहा है उससे 500 ml ज्यादा पानी आपको इस्तेमाल करना है। ये बढ़ कैसे, यूरिक एसिड बढ़ कैसे जाता है बॉडी के अंदर? मैंने इसके वेस्ट से बनता है, बनाता जिगर है, जिगर को ठीक करना है, विटामिन सी की मिकदार ज्यादा लेनी है तो बेहतर हो जाएगा। पानी का बढ़ाना बेहतर है कि इसको निकाल दिया जाए। अब इसकी मिकदार नॉर्मल होती क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है मेरे लिए। आम तौर पर उसमें लिखा होता है मेल के लिए नॉर्मल मिकदार है 7.2। ठीक है। अब मैं 3 आपके सामने सैंपल रख रहा हूँ। पहला बंदा वो है जो पोर्क खाता है, जो वाइन बहुत ज्यादा पीता है। ओके। दूसरा सैंपल है एक ऐसा शख्स जो हलाल गोश्त खाता है, सब्जियां खाता है, दाल खाता है, गुजारा करता है। ठीक है। तीसरा सैंपल ये है कि जो 100% वेजिटेरियन है। ठीक है। क्या तीनों का यूरिक एसिड एक जैसा हो सकता है? नहीं। हम लोग हकीकत में सही तौर पर आज तक कैलकुलेट नहीं कर पाए कि इस मुल्क में हमारा जो लेवल है वो क्या होना चाहिए यूरिक एसिड का। चुनाचे हमारे यहाँ आम तौर पर लोग इस मामले में मिसगाइडेड हैं। ठीक है। होता यह है कि उनका कितना होना चाहिए, अगर सवाल का जवाब मैं कर दूं तो मैं कहूं कि मर्दों के लिए 5.5 और औरतों के लिए 4.5। इसके ऊपर दर्द शुरू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, क्योंकि यूरिक एसिड क्रिस्टलाइन होता है, हल्का हल्का क्रिस्टल होता है, लिहाजा वो सुकून की सूरत में जमा होता है हड्डियों में। सुकून की सूरत मतलब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। सो जाएं हम, अच्छा, फिजिकल एक्टिविटी अगर ना हो तो ना, कोई एक्टिविटी नहीं, हम सो रहे हैं, अब वो एड़ियों में जाकर के जमा होगा। अब आप जितनी देर सोकर उठेंगे वो एड़ियों से पिक करने के लिए 3 से 4 मिनट लेगा, या कम से कम 10 कदम लेगा। 10 कदम तक आपको दर्द होता रहेगा, उसके बाद वहां से वो पिक हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। आगा साहब, ये इसकी मिकदार बढ़ेगी कैसे? लाइक अगर आप गोश्त ज्यादा खा रहे हैं उससे बढ़ेगी, या फिर कौन सी डाइट ऐसी है जो इसकी मिकदार को बढ़ाती है? असल में तो बुनियादी तौर पर ये रेड मीट से होता है। रेड मीट से, ठीक है। रेड मीट को अगर कम कर दिया जाए तो डेफिनेटली ये कम हो सकता है। लेकिन मुसीबत मेरे लिए एक और है बताना कि मैं क्या खिलाऊं। भाई गोश्त मैंने नहीं खाना, मैं क्या खाऊं? सब्जियां? क्या कोई एक शख्स मुझे ये बता सकता है कि आजकल सब्जियों में बगैर यूरिया डाले हुए उगी हुई सब्जी कौन कौन सी है? मेरे लिए फिर वो दूसरी जगह जाकर मैं फंस जाता हूँ। तो मेरी दरखास्त ये है कि अगर मैं कंपेयर करता हूँ, और ये बात शायद मैं लोगों के लिए चैलेंजिंग बात कह रहा हूँ, अगर मैं कंपेयर करता हूँ 1 प्लेट लौकी का सालन और 1 प्लेट बकरे के गोश्त का जिसमें 2 बोटियां पड़ी हुई हो शोरबा, तो मेरी जो कैलकुलेशन है उसमें बकरे के गोश्त के शोरबे में यूरिक एसिड कम है बनिस्बत सब्जी के।
तो फिर क्या खाएं आगा साहब? बात यह है कि हमको बहुत मिक्स करके तमाम चीज़ों को मैनेज करना होगा। वो लोग जो समझते हैं कि रेड मीट नहीं खाना तो सब्जी पे सब्जी खाए जाओ, तो मेरा सवाल ये है कि वो सब्जी जिसमें यूरिया डला हुआ है वो हमें कितना नुकसान दे रही होगी। लेकिन पता भी तो नहीं चलेगा ना, असल बात पता मसला ये है। अच्छा, दालों के बारे में भी है कि दालों में भी पाया जाता है प्रोटीन होता है? हाँ जी, डेफिनेटली उसमें दालों में पाया जाता है। और दालों को, अच्छा अब अगर दाल की मैं जो एज द कुक देखूं तो दाल में किस तरह दाल को पकाना चाहिए, दाल शोरबे वाली या दाल भुनी हुई। अगर दाल शोरबे वाली है तो वो कंपैरेटिवली बेहतर है बनिस्बत के भुनी हुई दाल है, तो उसको अगर हम कंपेयर कर लें तो बेहतर है। इसको बेहतर हम कर कैसे सकते हैं? सवाल ये है कि इसको बेहतर करने के लिए एक चीज़ है, उसका नाम है सैलरी। सैलरी, बिल्कुल हाँ। सैलरी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर इसको सैलरी को किसी भी तरह खाया जाए, हमारे यहाँ आम तौर पे तिब में इसका नाम है काफ रे फेसीन करफ्स के बीज बाजार से मिल जाते हैं, वो अपने घर में उगा लीजिए, सैलरी उग जाएगी, आप खाना शुरू कीजिए, यूरिक एसिड कम हो जाएगा। क्योंकि सैलरी वैसे हम यहाँ पे इतनी नॉर्मली नहीं मिलती है कि आप इंटरनेशनली बाहर के मुल्क में जाए वहाँ पे आपको नजर आएगी। अच्छा, आप बैलेंस की प्लेट की बात करें, एक बैलेंस प्लेट खाने की वो क्या हो सकती है जिसके अंदर हमारा यूरिया जो है ना, यूरिक एसिड वो कंट्रोल रहे? थोड़ी सी सेमी बॉइल्ड सब्जियां, हाफ प्लेट, क्वार्टर प्लेट प्रोटीन, ठीक है, चिकन हो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, चेस्ट पीस हो, और क्वार्टर प्लेट आपका कार्ब्स। ओके, ये बुनियादी तौर पर एक इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है कि एक शख्स तमाम बीमारियों से बचकर तमाम चीज़ों को मैनेज कर सकता है। तो इसको इस तरह मैनेज कीजिए। सौंफ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अच्छा है, नौशादर का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। हमारी तालीम ये कहती है कि अगर एक गिलास पानी में आधा चम्मच सोडा बाइकार्ब, मीठा सोडा या बेकिंग सोडा डालकर अगर पिया जाए तो ये वक्ती तौर पर यूरिक एसिड के दर्द को कम कर सकता है। एक टोटका भी हो सकता है, ये टोटका हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज नौशादर का इस्तेमाल किसी भी चूरन में आप अजवाइन के साथ, नौशादर सोडियम क्लोराइड नहीं, मैं भी याद करता हूँ, एक मिनट में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एज के बारे में बता दे, कोई खास स्पेसिफिक एज ग्रुप भी है जिसके अंदर ये ज्यादा बढ़ जाता है यूरिक एसिड, या किसी भी एज में हो सकता है? 40s में हमेशा बढ़ता है, ओके, 40s से नीचे कम बढ़ता है, लेकिन एक्टिविटी अगर ज़्यादा हो, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा हो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, 40s में अगर आप जा रहे हैं या मौजूद हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपने अपना ख्याल रखना है, और बैलेंस डाइट जो है ना वो हर चीज़ का हल है। मुझे लगता है कि आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपने किस तरह की एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी है या नहीं गुजारनी। बहुत शुक्रिया। एक मिनट दे दीजिए। जी जी जी। कुर्बानी के हवाले से एक छोटा सा जुमला है मुझे कहना, प्लीज प्लीज प्लीज। बकरे को, जानवर को कुर्बान करते वक्त खुदा के लिए उसकी गर्दन मत तोड़िए। अच्छा, उसको ज़िबह कर दीजिए, उसको थोड़ी देर छोड़ दीजिए, तड़पने दीजिए, जितना उसका खून निकल जाएगा उतना आपका गोश्त अच्छा हो जाएगा। जब तक कि आप उसे पूरी तरह खून निकलने नहीं देंगे आपके लिए मसाइल बढ़ जाएंगे और उसका जो पीरियड है गोश्त के सड़ने का वो बहुत तेज़ हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये आखिर में जो आपने टिप दिया, आई एम श्योर ये लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। हकीम आगा अब्दुल गफ्फार साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। हम जब भी हाजिर होते हैं और हमारी हेल्प करते हैं, आप लोगों को अवेयर करते हैं चीज़ों के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में ख़ास तौर पर। वंस अगेन इनको थैंक यू करते हैं। तो जनाब, आपका एक अच्छा लाइफस्टाइल जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है या नहीं गुजारनी है, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। स्पेशली आपको अपनी हेल्दी एक्टिविटीज़ जो है ना उसके अंदर एंगेज करना चाहिए अपनी बॉडी को। कोई ना कोई एक्टिविटी आपकी ज़िंदगी के अंदर होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमें कुछ इकोनॉमी के ऊपर भी बात करनी है। बजट आने वाला है और इस सिलसिले में क्या तैयारियां की जा रही हैं, एक ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। This segment is brought to you by Jazz and Allied Bank Limited. जी, मनी मैटर्स, इकोनॉमी मैटर्स, इसी से किसी भी मुल्क का शुमार जो है ना वो कहा जाता है कि वो आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, उन कंट्रीज़ में किया जाता है। और पाकिस्तान का शुमार अगर हम बात करें उन ममालिक में होता है जिनके बारे में कहा जाता है कि ये एग्रीकल्चरल स्टेट हैं, ज़रई मुल्क हैं। लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि यहाँ पर हमें अपनी एग्रीकल्चरल गुड्स जो हैं उनकी एक बड़ी मिकदार हमें इम्पोर्ट करनी पड़ रही है। थोड़ा सा ज़रा आपको बता देते हैं बैकग्राउंड, के बाद अपने यस की तरफ चलेंगे। रवा माली साल के पहले 10 माह यानी जुलाई से अप्रैल के दौरान अगर हम बात करें, पाकिस्तान को $2.5 अरब से ज़ायद मालियत की कपास
दरामद करनी पड़ी है, मंगवानी पड़ी है। ये मिकदार पिछले साल के मुकाबले में 2 गुना ज़्यादा है। अब इसकी वजह क्या है? ये ज़र मुबादला के ज़खायर के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव है, इसमें कोई शक नहीं है। अब जब पाकिस्तान आइंदा हफ्ते एक बजट पेश करने जा रहा है तो ये सवाल शिद्दत इख्तियार कर चुका है कि ये कपास की कम पैदावार और बढ़ती हुई दरामदात जो हैं वो क्या मानी रखती हैं पाकिस्तानी मईशत के लिए, क्योंकि इसके ऊपर हम अक्सर बात करते हैं और मुख्तलिफ हल्के इसके ऊपर बात कर रहे होते हैं कि हमें अपनी दरामदात को कम करने की ज़रूरत है, अपनी बरामदात बढ़ाने की ज़रूरत है। उसी से किसी भी मुल्क की मईशत जो है ना वो बेहतर हो सकती है। अब इसकी रीज़न क्या है? क्या वाकई में ये जो क्लाइमेट चेंज है वो हमारी फसलों के ऊपर, हमारी ज़राअत के ऊपर इतना ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है कि हमारी मईशत अफेक्ट होना शुरू हो गई है? हमारे साथ मौजूद है मारूफ माहिर मईशत फरहान बुखारी साहब, हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज़ के अंदर, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। ज़बरदस्त। बजट आने वाला है और अब स्टैट्स जो है ना डिफरेंट तरह के वो भी सामने आना शुरू हो चुके हैं जिनके ऊपर ज़्यादा बात हो रही है। कपास की पैदावार जो है वो कम होती जा रही है और उसकी दरामदात बढ़ती जा रही हैं। क्या टेक है आपका इसके ऊपर? सबसे पहले तो ये बहुत बुरा ट्रेंड है और ये कोई हालिया ट्रेंड नहीं है, ये काफ़ी बरसों से चला आ रहा है और बदकिस्मती से हुआ भी ये है कि वक्त के साथ साथ एक ज़माने में तो हमारी कपास की फसल बहुत अच्छी गर्दानी जाती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें कमी आई है और इसको बदकिस्मती से नज़रअंदाज किया गया है। वजह क्या है कमी आने की? एक तो वक्त के साथ साथ कमी आई है, अब उसमें नई सीड की वैरायटी लाने की ज़रूरत थी, हो सकता है वो ना हुआ हो, लेकिन बहुत बड़ा फैक्टर इस वक्त मौसमियाती तब्दीली का भी है, क्लाइमेट चेंज का भी है, जो कि हमारी सब फसलों को मुतासर कर रहे हैं। और उसके बारे में हुकूमत से पैगामात तो बहुत आते हैं, एड्स भी आते हैं, इस किस्म की चीज़ें आपने देखी होंगी, लेकिन ठोस क्या काम हुआ है? इब्तिदा किसी फसल की भी बीज से होती है, उसके अलावा इनपुट्स में खादें और अद्वियात भी आती हैं। ये आप फील्ड में चले जाएं तो ये हर जगह पे आपको शिकायत मिलती है किसानों से कि जी बीज किसी एक गांव में चले जाएं सैंपल के तौर पे 10 आदमियों खड़ा कर लें, 2-3 शायद बीज की तारीफ़ करेंगे, लेकिन बाकी 6-7 जो हैं वो शिकायत करेंगे। अब इसका लोगों पे इम्पैक्ट जो हो रहा है, मसलन मैं कुछ फिगर्स देख रहा था कपास के काश्तकार इस वक्त पाकिस्तान में 15 लाख हैं और 15 लाख ये सिर्फ अफराद नहीं है बल्कि 15 लाख ख़ानदान हैं। ख़ानदान है, तो बिल्कुल। ये आप आराम से ये नुक्ता इस पे आप नुक्ते पे आ सकते हैं कि ये 1 करोड़ के लगभग लोग हैं जो कि डायरेक्टली फील्ड में अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनकी जो पैदावार है वो वक्त के साथ साथ कम होती जा रही है। अच्छा फरहान साहब, ये कोई एक वाहिद सेक्टर तो है नहीं या वाहिद एक फसल तो है नहीं जो इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। क्लाइमेट चेंज की मैं बात करूँ उससे अफेक्ट हो रही है, लेकिन दुनिया भर के अंदर हम ये देख रहे हैं कि ये ट्रेंड इस तरह का आता जा रहा है कि ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं या ऐसी जीन म्यूटेशंस की जा रही हैं कि क्लाइमेट रेजिस्टेंट फसलें जो है ना या क्लाइमेट रेजिस्टेंट बीज जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ भी नहीं हुआ हमारी फूड सिक्योरिटी को सेव करने के लिए, सिक्योर करने के लिए? आप मुल्की इंपोर्ट्स का बिल उठा के देख लें, हर साल, हालांकि कहने को हमारा ज़री मुल्क है, लेकिन हर साल हम जितना पैसा खर्च करते हैं बाहर से चीज़ें मंगवाने के लिए अशिया खुर्दनोश में, फिर आपको वहीं पे अंदाज़ा हो जाता है कि ये तो एक ऐसा शुबा है जिसे वक्त के साथ साथ नज़रअंदाज ही किया गया होगा। अब मसलन आपने सीड की बात की, क्लाइमेट रेजिस्टेंस, लेकिन उसके अलावा हीट रेजिस्टेंट सीड्स ख़ास तौर पे हमारी गंदम की फसल के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गंदम की फसल में भी एक डिक्लाइन आ रहा है, कम हो रही है, और फसलों में के लिए भी ज़रूरी है। हमारी कई एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हैं वो बहुत पुरानी हो चुकी हैं, दुनिया आगे चली गई है। तो ये मिला जुला जो नतीजा है वो आपको ये बताता है कि ज़रूरी शोबा, ज़राअत का शोबा मुल्क में आज भी यानी लफाजी की हद तक तो बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन ठोस इक़दामात क्या हैं? ठोस इक़दामात ये है ना कि वो अब टैक्स करने जा रहे हैं इस शोबे को भी, एक तरफ वैसे ही बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है। तो आपको क्या लगता है अब ये टैक्स भी जब कर दिया जाएगा इस शोबे को तो क्या अफेक्ट आएगा इसके ऊपर? देखिए, वो अभी कबल वक्त है कहना, टैक्स तो कर देंगे, उसके लिए लेजिस्लेशन भी सूबा में हो चुकी है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी एक दफ़ा अर्ज़ किया है कि ज़मीन पे आपको उसके लिए तैयारी नज़र नहीं आती। कोई ठोस चीज़ आप कहीं जाके देखें कि एक मैकेनिज़्म बना हुआ है, और इस वक्त तक मसलन कुछ काश्तकारों से, इनसे जो बड़े ज़मींदार हैं उनसे मेरी बात हुई है, वो कहते हैं जी हमें मैकेनिज़्म का नहीं पता, हम देख रहे हैं बजट में कोई मैकेनिज़्म के बारे में पता चल जाए।
तो ये बातें हैं, और इसमें ज़ाहिर है कि आप ज़रूरी आमदन पे टैक्स तो तब लगाएंगे जब ज़रूरी आमदन होगी। एग्जैक्टली। अब छोटे किसानों के लिए एक मुसीबत है, और ख़ास तौर पे गंदम की पिछले साल जो पंजाब गवर्नमेंट ने पॉलिसी फेलियर थी और वो एक प्राइस अनाउंस की, फिर उसके पीछे खुद ही हट गए। ये जो गवर्नमेंट की जो हमें याद है अभी एक नई स्कीम भी शुरू की गई थी जिसमें ट्रैक्टर भी दिए गए हैं किसानों को, आपको लगता है कि ये ट्रैक्टर देना इज़ इनफ, या इस तरह की एक्टिविटीज़ करना इज़ इनफ पाकिस्तान के एग्रीकल्चरल इस शोबे के लिए? मैंने माजी में ज़रूरी इलाकों में, देही इलाकों में काफ़ी घूम फिर के देखा है, और ट्रैक्टर स्कीम्स को माजी में काफ़ी ज़्यादा गलत तौर पे इस्तेमाल किया गया। मसलन प्राइम मिनिस्टर ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम आ गई, वो ट्रैक्टर जो है किसी फैक्ट्री पे चल रहा है और वो ट्रॉली के काम आ रहा है। क्यों जी? क्योंकि या तो कर्जा आसानी से मिल गया था, या वो उसकी कोई शराइत और बेहतर है, कीमत कुछ कम कर दी गई है, कुछ सब्सिडी है, जो दरअसल जो जिस मकसद के लिए इस्तेमाल होना चाहिए उसके लिए इस्तेमाल होता होगा, लेकिन वो एक कमी है। एक्सप्लॉयटेशन भी है बहुत ज़्यादा, और इसलिए ये जो स्कीम्स हैं कम से कम माजी में इन पे बड़ी तनकीद हुई है, और अब भी इन्हें बहुत ही बारीकी में जाके देखने की ज़रूरत है कि इनका इम्पैक्ट। अच्छा फरहान साहब, इस वक्त जो गवर्नमेंट आपको नज़र आ रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, मैं सिर्फ इस गवर्नमेंट की बात नहीं करती, पिछले चंद सालों की बात कर लेते हैं, जितनी भी गवर्नमेंट्स तब्दील भी होती रही हैं, उनकी पॉलिसीज़ में आपको नज़र आया कि एग्रीकल्चरल, ये जो हमारा एग्रीकल्चर का शोबा है, इसके लिए कुछ काम इस तरह का किया हो जिससे कोई फ़ायदा हुआ हो? बातें बहुत हुई हैं, ठीक है, लेकिन फिर जाके आपने जब ज़मीनी हक़ाइक़ देखे, मसलन मैं आपको एक मिसाल दूं, मुझे चूँकि दही इलाकों में जाने का तजुर्बा हुआ है, एक जगह पे मैं गया तो वहाँ पे जो टेल एंड पे नहर थी, नहर की टेल एंड उसे कहते थे, वो कोई 2-3 मील का रकबा था वो फासला था, वहाँ पे इतनी लंबी लंबी घास उगी हुई थी, और मकामी लोगों ने मुझे बताया कि जी यहाँ पे तो पिछले 25 साल से कोई पानी नहीं आया। अब ये उस इलाके की बात है जिसे नहरी इलाका कहा जाता है, ठीक है। इस किस्म की आपको और भी मिसालें मिलती हैं, ठीक है। और ये जैसे अब पिछले साल और इस साल बारदाना एक इस्तेलाह इस्तेमाल होती है, गंदम के जूट बैग्स अब नहीं दिए गए क्योंकि हुकूमत वो ख़रीदारी नहीं कर रही, लेकिन इससे पहले जब ये बारदाना दिया जाता था तो उसमें भी लोग शिकायत करते थे कि जी बड़े बड़े घपले होते हैं। मैं ये आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, जिस तरह मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ की, कि बारीकियों में जाके जब देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि मसाइल भी वहाँ पे हैं और उनका हल भी आपको वहीं पे करना है। बाकी तो बहुत आसान है कि आप एक ट्रैक्टर स्कीम अनाउंस करके, ये घपलों की आप जो बात कर रहे हैं, आपको पता है आप भी डेफिनेटली फॉलो कर रहे होंगे, इस तरह की भी माजी में ख़बरें आई हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई है और फिर गंदम हो गए या चीनी या चावल हो गए, वो ज़ाया होके गए हैं, उनके अंदर चूहे पड़ गए हैं या कीड़े पड़ गए हैं उनके अंदर। तो इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से हमें नज़र आता है कि कुछ ना कुछ 2-4 छापे मारे जाते हैं, वो मीडिया की जीनत बनते हैं, लेकिन उसके बाद उसको परसू नहीं किया जाता, उसका फॉलो अप नहीं किया जाता है। इस तरह के किरदारों को पकड़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी है अपने इस शोबे को बचाने के लिए? इस किस्म के किरदारों को भी पकड़ने की ज़रूरत है, लेकिन उसके अलावा भी कई किरदार हैं जिन्हें पकड़ने की ज़रूरत है, जो कि सरकारी महकमों में, ज़राअत से मुतल्लिका जो महकमों में हैं, और ये किसी एक हुकूमत के दौर में नहीं हुआ। इस हुकूमत पे आप ट्रैक्टर स्कीम्स की सिर्फ तनकीद नहीं कर सकते, या साबका हुकूमत ने जिस तरह वो हाउसिंग की तरफ बहुत उनका रुझान था, वो आप उनके ऊपर तनकीद नहीं कर सकते, क्योंकि ये माजी बईद से चला आ रहा है। ये लॉन्ग टर्म पास्ट की एक कहानी है जो कि वक्त के साथ साथ। और एक और चीज़ जो मैं देखती हूँ, जो पिछली गवर्नमेंट में भी नोटिस की थी, कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं था। हमारे पिछले दौरे हुकूमत में PTI की मैं बात कर लेती हूँ, उसमें एक ऐसी शख्सियत को ज़राअत का मिनिस्टर लगाया गया था जिनकी अपनी सोसाइटीज़ थी, जो बेसिकली इस तरह के रकबों को ख़त्म करके सोसाइटी बनाने के ऊपर बिलीव करते थे। बहरहाल राइट मैन फॉर द राइट जॉब मुझे लगता है इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत शुक्रिया। वो भी है, उसके अलावा ये भी है कि एक दौर ऐसा आया कि कॉर्पोरेट फार्मिंग की बहुत बात हुई, और जो साहब जिन्हें यानी हरफन मौला समझा जाता था, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, उनकी कहीं पे किसी जगह पे 2000 एकड़ ज़मीन थी, और उनके बारे में ये भी सुना कि वो जहाज़ में
वहाँ पे जाया करते थे, लैंडिंग स्ट्रिप भी थी। जी 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 बिल्कुल ऐसे। तो बात यह है कि वो उस किस्म की शख्सियत के पास बहुत से अच्छे आइडियाज़ होंगे, लेकिन उनका जो जहनी हम आहंगी है किसी ऐसे शख्स से जिसके पास 5 या 10 या 15 एकड़ हैं और वो बिल्कुल एक बुरे हालात में ज़िंदगी गुजार रहा है, वो अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज पा रहा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, बस वो खाना पीना उनका पूरा हो जाए तो वो समझते हैं बहुत बड़ी नेमत है। तो फिर इस किस्म की सूरत हाल को आपको फिर किसी ना किसी तरह काबू तो करना है ना। ऐसा ही है, लेकिन फिर यही गवर्नमेंट होती है ना जो फिर इजाज़तें भी देती है सोसाइटीज़ बनाने के लिए, जिससे फसलें जो हैं वो सारा रकबा जो है उसको साफ़ किया जाता है और फिर उसके ऊपर सोसाइटीज़ बन जाती हैं। इस चीज़ को रोकना भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको किसी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी के ऊपर नज़र आया? क्योंकि पिछले चंद सालों के अंदर अगर हम 2 दिहाइयाँ उठा के देख लें, इतनी नई सोसाइटीज़ बनी हैं और इतने रकबे जो है ना फसलों के वो तबाह हुए हैं, उनको साफ़ किया गया है, तो इसने भी तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है। सिर्फ हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर तो नहीं डाल सकते हैं हर नुकसान को। देखिए, हर शोबे की अपनी अहमियत है और अगर आप उसमें कोई लापरवाही करें तो फिर उसके नुकसानात हैं। घर बनाना या घर होना भी एक ख़ानदान की बुनियादी ज़रूरत है। असल सवाल तो ये है, और ये कहीं पे किसी ने नुक्ता उठाया था कि असल सवाल ये है कि आप कहाँ पे वो घर बनाते हैं। अगर आप सरसब्ज़ और शादाब ज़मीन पे वो उस किस्म की एक्टिविटी शहरों के बाहर कर रहे हैं और उस पर भी बड़े खुश हैं तो वो गलत है। अगर आप किसी बंजर ज़मीन पे वो काम करते हैं क्योंकि घरों की भी लोगों की ज़रूरत है तो वो फिर एक दूसरा मामला है। तो ये भी देख के सोच समझ, लेकिन वो ये जिन लोगों की हम बात करें वो सिर्फ अपने मामले देख रहे होते हैं। ठीक है, बदकिस्मती से। बहुत शुक्रिया। फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुख्तलिफ हम कोशिश तो ये करते हैं कि एक टॉपिक लें, लेकिन जब इकॉनमी की बात आती है ना तो बहुत सारे टॉपिक्स छिड़ जाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि सिर्फ एक शोबे के साथ जुड़ी हुई नहीं है हमारी इकॉनमी। वंस अगेन शुक्रिया करेंगे और आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।